हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। आज एक बेहतरीन क्लास में लेके आया हूँ। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के सभी क्वेश्चन जो एसएससी 21 टीयर वन में पूछ करेंगे। कुछ क्वेश्चंस अच्छे भी हैं, टाइम कंज्यूम, बट हम सभी क्वेश्चंस का छोटे से छोटा तरीका देखेंगे जो एग्जाम में आप यूज करके अपने आंसर को कम से कम टाइम में निकाल लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का थोड़ा डर बैठा हुआ है क्योंकि बड़ा चैप्टर है, वेटेज कम है। बट यस, ठीक है, अगर आप टीयर टू देने जा रहे हैं, टीयर टू के टीयर वन तो इस बार क्वालिफाइंग है, लेकिन टीयर टू में मार्क्स जुड़ेंगे और सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का वहाँ पे क्वेश्चन, ठीक है, यू विल लर्न अ लॉट। जिन लोगों ने पढ़ रखा है बेसिक से उन्हें सारी चीज़ें समझ आएंगी। जो बिल्कुल बिगनर हैं, जिन्होंने पता ही नहीं सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, उनके लिए क्लास इतनी यूजफुल नहीं होगी क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होंगी उन्हें नहीं पता होगी। बिल्कुल जीरो लेवल पे मैं इस क्लास में नहीं लेके जाऊँगा। जैसे कोर्सेज में तो हम पूरा डिटेल में बिल्कुल बेसिक से पढ़ते हैं, या फिर अगर मैं कोई कोर्स स्टार्ट करता हूँ कि सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें सारी चीज़ें समझाई जाती हैं। यहाँ पे मैं सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ। जिन्हें थोड़ा आइडिया है, बेसिक्स पता है, उन्हें सारी चीज़ें बताएंगे, उन्हें छोटी अप्रोचेस भी समझ आएंगी, सब कुछ। टोटल जो हमारा पेपर हुआ था सीजीएल 2021 का, ये 21 शिफ्ट्स में हुआ था, ठीक है। और यहाँ पे 21 शिफ्ट में टोटल अगर दोनों टॉपिक को मिला लूँ मैं, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट को, तो 21 ही क्वेश्चंस पूछे गए थे। इसमें 8 क्वेश्चंस तो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट के थे, 11 क्वेश्चंस कंपाउंड इंटरेस्ट के थे और 2 क्वेश्चंस इंस्टॉलमेंट के भी पूछे गए थे। जो इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चंस थे वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे ही बेस्ड थे, ठीक है। तो इस तरह से वेटेज थी। तो मैंने क्या करा है, मैंने इसे भी टाइप वाइज ऑर्डर में अरेंज कर दिया है। पहले हम सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन सोल्व करेंगे सारे के सारे, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट के, और फिर इंस्टॉलमेंट के। वो भी लेवल भी उसका क्या होगा, एक पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का अगर एक टाइप के 2 क्वेश्चन आए तो वो दोनों क्वेश्चन साथ में आपको दिखेंगे। तो आपको प्रैक्टिस करने में आसानी होगी, आपको पता चलेगा किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। पूरी वीडियो देखोगे तो काफी मजा भी आएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना 21 में से कितने क्वेश्चन आप खुद सोल्व कर पाए, क्या आपको नया सीखने को मिला। एंड चैनल से जुड़े नहीं हैं, जुड़ जाए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, जिससे कि सारी प्रीवियस ईयर पीडीएफ्स आपको मिल जाएं और कुछ इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट जो आप फॉलो कर सकते हैं अपनी तैयारी के लिए। साथ ही साथ कंप्लीट एसएससी एग्जाम्स के लिए मैथ्स का कोर्स आप परचेज कर सकते हैं आरबी एप्लीकेशन में, जिसमें बेसिक से सारी वीडियो डाल दी गई हैं। वहाँ से आप देख के अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं। ऐसे ही जनरल साइंस का कोर्स आपको वहाँ पे मिल जाएगा, आपको इंग्लिश का कोर्स मिल जाएगा, और बाकी सारी पूरी तैयारी आपके एसएससी एग्जाम्स की आरबी एप्लीकेशन से की जा सकती है, ठीक है। बहुत ही कम प्राइसेस में बेस्ट कोर्सेज आपके लिए क्रिएट किए गए हैं। हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है सिंपल इंटरेस्ट का है। इसे स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा कंसेप्ट रिवाइज में कराने की कोशिश करता हूँ आपको। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, हमारे पास साधारण ब्याज, ठीक है। एक छोटे से एग्जाम्पल से समझेंगे। मान लो मेरे पास क्या है, 1000 रुपीज, ठीक है। मैंने इसे क्या करा, इसे मैंने बैंक में जमा करा दिए या किसी को लैंड कर दिए। तो दो चीजें हमारे पास यहाँ पे बनेंगी। अब जैसे आपने किसी को पैसा उधार दिया आज, क्या कल आप उससे 1 साल के बाद अगर उससे 1000 रुपये, क्या 1000 रुपये ही वापस लेंगे उससे? नहीं, आप उस पर ब्याज भी एक्सपेक्ट करेंगे क्योंकि इन्फ्लेशन भी बढ़ रही है। आज जो 1000 रुपये की वैल्यू है, 1 साल के बाद 1000 रुपये में जितना सामान आप आज खरीद सकते हैं उतना नहीं खरीद पाएंगे, है ना। इन्फ्लेशन हो जाएगी, महंगाई बढ़ जाएगी, हर साल बढ़ ही रही है, ठीक है। तो होगा क्या, हम एक ब्याज एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ मैं तुम्हें पैसा दे रहा हूँ, अगर तुम बहुत दिनों के बाद लौटाओगे तो मुझे ब्याज समेत लौटाना, ठीक है। एटलीस्ट उसकी एक्चुअल वैल्यू ना गिरे। तो हम बैंक में जमा करा सकते हैं या फिर हम उधारी पे दे सकते हैं। आज के टाइम पे जो बैंक ब्याज मिलता है पैसों पे, उससे तो इन्फ्लेशन भी एडजस्ट नहीं हो पाती सही तरीके से, ठीक। तो आपने 1000 रुपये मान लो किसी को दिए उधारी, किस पे, साधारण ब्याज पे, सिंपल इंटरेस्ट पे। तो ब्याज की कुछ दर होगी। तो मैंने कहा ब्याज की दर है हमारे पास 5%। अब इस 5% का मतलब क्या है कि जितने पैसे उधार दिए गए हैं, 1 साल के बाद आप 5% उसका ब्याज के तौर पर वापस करेंगे। इसका 5% अगर मैं 1000 रुपये का निकालूं तो ये मेरे पास होएगा 50 रुपये। तो 1 साल के बाद अगर अमाउंट लौटाना होगा, 1000 रुपये लिए हैं, 1 साल के बाद लौटाएंगे, तो 50 रुपये ब्याज हो गया, ये हमारा इंटरेस्ट होगा। और यहाँ पे 1000 रुपये थे तो 1050 लौटाने पड़ेंगे। अच्छा, ये तो मैंने 1 साल के लिए कहा, क्योंकि जब भी हम ब्याज की दर की बात करेंगे ये परसेंटेज पर एनम होती है। 1 साल की हम बात करते हैं। मान लो मेरे पास टाइम क्या होता है यहाँ पे, 4 साल का होता। तो आप क्या कहते हैं साधारण ब्याज पे कि 5% 1 साल का ब्याज है, 4 साल के लिए मैं पैसा दे रहा हूँ, 5 × 4, मुझे टोटल ब्याज कितना मिलेगा, 5% 4 साल तक मिलेगा, तो टोटल हो जाएगा 20%। तो 20% मुझे ब्याज के तौर पे मिलेगा। टोटल कितने पैसे थे, 1000 रुपये थे, 1000 का 20% निकालूंगा तो 200। तो 4 साल का जो इंटरेस्ट बनेगा वो मेरा 200 रुपये बनेगा। और जो मुझे अमाउंट मिलेगा प्रिंसिपल जोड़ के, वो होगा 1000 रुपये तो मैंने जमा कराए थे, और यहाँ पे जो ब्याज मिला मुझे 200 रुपये का मिला, प्लस 200, यहाँ पे कितने रुपए मिलेंगे, 1200 मिलेंगे। सिंपल इंटरेस्ट का कहानी बिल्कुल सिंपल है। इसे आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं। मान लो एक बिजनेस है, ठीक है, आपने 1000 रुपये एक बिजनेस में लगाए, उस पर रिटर्न कितना मिला आपको, प्रॉफिट कितना हुआ साल भर में, 5% का। तो इसका 5% निकालूंगा तो कितना रुपए होगा, 50 रुपये।
है। तो ये जो सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये 1 साल का आप मान सकते हैं परसेंटेज प्रॉफिट है मेरा, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट कुछ और नहीं है, ये प्रॉफिट एंड लॉस का एक्सटेंडेड वर्जन आप कह सकते हैं। अब ये तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट की कहानी हुई थोड़ी सी। कंपाउंड इंटरेस्ट में थोड़ा सा अलग होता है, इसमें ब्याज के ऊपर ब्याज भी लगता है। जैसे कि मान लो मैंने कहा कि मैंने 1000 रुपये क्या करे किसी को उधार दिए, ब्याज की दर रख दी 5%, मतलब सालाना मुझे 5% का मुनाफा लेना है इस पे। तो हमने कहा 1 साल के बाद आफ्टर 1 ईयर मैं कितने रुपए लूंगा, 1000 रुपये मैंने दिए थे उधार, 5% इस पे ब्याज लगेगा, कितने रुपए का, 50 रुपए का। तो कितने हो गए, 1050 रुपये हो गए। अब अमाउंट मेरा 1 साल के बाद 1050 बना, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, जो मेरा अमाउंट होता है अब की बार जो ब्याज लगेगा अगले साल वो इस वाले अमाउंट पे लगेगा, ठीक है। 1050 रुपये है, अब इस पे 5% का ब्याज लगेगा अगले साल के लिए, और इसका 5% अगर मैं निकालूंगा तो 1% आप देखेंगे इसका 10.5 आएगा, डिवाइडेड बाय 100 कर दिया, 5% निकालूंगा तो 52.5 आएगा ये। तो यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा इसमें, तो ये मेरे पास 101102.5 ये वैल्यू बने, ठीक है। तो ये फर्क है, एक तो होता है साधारण ब्याज जिसमें जो हमारा ब्याज है हमेशा वो किसके ऊपर लगता है, प्रिंसिपल पे लगता है। लेकिन अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें, जो हम ब्याज लेते हैं, जो हमारा प्रिंसिपल है उस पर तो ब्याज लगेगा ही लगेगा, जो इंटरेस्ट है उस पर भी ब्याज लगेगा। जैसे मैंने कहा कि जो 1000 रुपये थे मैंने 5% पे ब्याज पे दिए, तो 1 साल के बाद कितना हुआ, 1000 रुपये मेरा प्रिंसिपल था, 50 रुपये मेरा क्या था, इंटरेस्ट था। तो अब मैं इस पे ब्याज लगाऊंगा, तो मैंने 1000 रुपये लगाया अगर 5% के हिसाब से तो 50 रुपये का ब्याज है, और 50 पे 5% का निकालूंगा तो 2.5 का ब्याज है। टोटल ब्याज कितना हो गया, 50 जमा 2.5 52, ठीक है। ये हमारा सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट का प्रोसेस रहता है। इसका छोटा सा मैं एक फॉर्मूला नोट डाउन कर देता हूं जो कि हम कभी यूज जनरली करते ही नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट होता है मेरा प्रिंसिपल इंटू में रेट इंटू में टाइम डिवाइडेड बाय 100, और कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट का ये फॉर्मूला हो गया, और जो हमारा अमाउंट होता है, ठीक है, ये होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। मूलधन में जो ब्याज मिला उसे जोड़ देंगे तो हमारे पास अमाउंट बनेगा। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूं तो हमारे पास डायरेक्टली कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में सीधा हम अमाउंट निकालते हैं। अमाउंट का फॉर्मूला होता है मेरे पास प्रिंसिपल 100 प्लस आर डिवाइडेड बाय 100 की पावर टी। कितने टाइम के लिए हमने पैसा उधार दिया, ब्याज की दर क्या थी, ये प्रिंसिपल। अगर मैं इसे सोल्व करूंगा तो मेरे पास अमाउंट निकल के आता है कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में। और अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए कितना होगा, तो आप क्या कहेंगे, अमाउंट में से आप प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे, तो ये वाली वैल्यू आपकी कंपाउंड इंटरेस्ट को बताती है। ये बेसिक फॉर्मूलाज है डेट वी विल नेवर यूज। ये थोड़ा थोड़ा सा बस मैंने कंसेप्ट आपको एक बार रिवाइज कराया है, बाकी रेशियो मेथड वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, आपने डिटेल में पढ़ा होना चाहिए, तभी चीज़ें सारी अच्छे से आपको क्लियर हो पाई। सबसे पहला सवाल मेरे पास यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का है, देखें क्या आएगा इस सवाल का उत्तर। बहुत सरल सवाल है, बहुत बार एसएससी एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन में कहता है ए क्या करता है, 90,000 रुपये उधार लेता है 4 साल के लिए 5% पर एनम की ब्याज दर पे, सिंपल इंटरेस्ट पे, ठीक है। ये इसे बी को दे देता है 7% पर एनम की ब्याज दर पे, 4 साल के लिए ही सिंपल इंटरेस्ट पे। हमें बताना है उसका गेन कितना होगा रुपीज के अंदर। आप कहेंगे सर अगर उसने 90,000 रुपये उधार लिए, 1 साल में कितना ब्याज भर रहा है, 5%, 4 साल के लिए लिया है, उसने ये बी को दे दिया, 7% पर एनम उससे ब्याज ले रहा है, और 4 साल के लिए ही बी को दिया है, तो टाइम भी मेरे पास सेम है। आप देखेंगे प्रिंसिपल भी मेरे पास सेम है, तो 1 साल में वो कितने प्रतिशत का फायदा उठा रहा है, 5% पे लिया और 7% पे दे दिया, तो 7 में से 5 को घटाऊंगा, क्या वो 2% का फायदा 1 साल में उठा रहा है, ठीक है। और कितने साल की बात कर रहे हैं, 4 साल के लिए पैसा लिया, 4 साल के लिए ही पैसा दिया, तो 2% का फायदा 4 साल तक होगा, तो टोटल कितना फायदा हो गया, 8% का फायदा हो गया, ठीक है। 8% किसका, जितना पैसा उसने उधार लिया था, उधार लिया था 90,000 रुपए। टोटल अमाउंट हमेशा 100% माना जाता है, मतलब प्रिंसिपल जो है हमारा हमेशा 100% होगा। 100% अगर 90,000 को रिप्रेजेंट करता है तो 1% 900 को रिप्रेजेंट करेगा, और 8% 8 इंटू में 900, ये वाली वैल्यू मेरे पास 7200 आ जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन मेरा हो गया खत्म। बिल्कुल सरल सवाल था, ये ओरली करने वाला था, इसमें पेन की जरूरत ही नहीं थी, ये समझाने में मुझे 2-4 चीजें बतानी पड़ी, बट
जिन लोगों की प्रैक्टिस है वो ये 10 से 15 सेकंड में बड़े आराम से ओरली क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते इसका उत्तर बता सकते। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहता है, अनिल ने क्या करा, 5,000 रुपए उधार लिए, उधार दिए सिंपल इंटरेस्ट पे 10 साल के लिए, कुछ इस तरीके से कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 6% है पहले 2 साल के लिए, 8% है उससे अगले 2 साल के लिए, और 10% है जो 4 साल गुजर गए, 2 साल और 2 साल उसके बाद का जो पीरियड है उसके लिए। तो हमें बताना है कि उसने 10 साल में टोटल कितना इंटरेस्ट अर्जित करा। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट पे उसने पैसा दिया है, 5,000 रुपए है, 5,000 किसे रिप्रेजेंट करेगा, 100% को, यहां से 1% का मान आप निकाल लेंगे 50। अब मैं टोटल ब्याज निकालता हूं, उसे कितना परसेंट मिलेगा। ठीक है, इसने क्या करा, 6% के हिसाब से 2 साल के लिए पहले ब्याज दिया, 6 दूनी 12%, तो यहाँ पे ब्याज मिलेगा। उससे अगले 2 साल के लिए 8% पर एनम की ब्याज दर पे पैसा दिया, 8 इंटू में 2 करूंगा तो 16% का ब्याज यहाँ पे मिलेगा। अब 2 और 2 4 साल गुजर चुके हैं, टोटल 10 साल थे, बचे कितने साल, 6 साल। 6 साल के लिए उसने 10% पर एनम की ब्याज दर पे पैसा दिया, तो 10 इंटू में 6 कितना हो जाएगा, 60%। टोटल ब्याज उसे कितना मिलेगा, इतना मिलेगा। ठीक है, अगर मैं सम कर दूं इसे तो ये 76 और ये 88% उसे टोटल ब्याज मिलेगा। 1% मेरा किसके बराबर था, 1% ब्याज 50 के बराबर था, तो 88% इंटू में 50 मतलब 88 इंटू में 50, ये हो जाएगा 44। यही मेरा इस सवाल का उत्तर है। चलें आगे, आई होप दिस इज क्लियर। अगला सवाल हमारे पास, पढ़ो। देखो क्वेश्चन में कहता है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम इज 1/4 ऑफ द सम एंड द इंटरेस्ट रेट परसेंटेज पर एनम इज 4 times the number of years. If the rate of interest increases by 2%, then what will be the simple interest on rupees 5,000 for 3 years? ठीक, मेरे पास क्या आता है, मेरे पास कुछ पैसे रहे होंगे। ठीक है, तो मैंने कहा प्रिंसिपल को हम हमेशा क्या मान लेते हैं, 100% मान लेते हैं, या फिर आप 100 रेशियो मान सकते हैं। ठीक है, जो इस पे ब्याज मिला सिंपल इंटरेस्ट वो क्या है, 1/4 सम का है, इसका 1/4 निकालूंगा तो ब्याज कितना मिला मुझे, 25% मिला होगा टोटल वैल्यू का। ये किसके बराबर है, और इसमें हमें क्या दे रखा है, ये ब्याज तब मिला जब हमारा जो इंटरेस्ट रेट है परसेंटेज पर एनम ये 4 गुना है नंबर ऑफ ईयर्स के। ठीक है, अगर इंटरेस्ट रेट जो है वो 4 गुना है नंबर ऑफ ईयर्स के, तो यहाँ पे टाइम की वैल्यू मैं रेट की फॉर्म में निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। क्यों मैंने रेट की फॉर्म में निकाला, क्योंकि आगे क्वेश्चन में दे रखा है कि अगर रेट को मैं इंक्रीज कर दूं तो हमें बताना है 2% से, तो हमें बताना है 5,000 पे 3 साल के लिए कितना ब्याज मिलेगा। तो मैंने कहा 25% ऑफ प्रिंसिपल, ये किसके बराबर होगा, हमारे पास ब्याज की दर है मेरे पास यहाँ पे R%, और आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास जो टाइम है वो R/4 है, इंटू में R/4, तो इतने प्रतिशत मुझे टोटल ब्याज मिलेगा, ये 25% के बराबर था। सोल्व करेंगे आप, परसेंटेज से परसेंटेज कटेगा, ये 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा, 100R² 100 के बराबर, तो R हो गया मेरा 10। तो ब्याज की दर पहले कितनी रही होगी, 10% रही होगी। ठीक है, ब्याज की दर को मैंने 2% से बढ़ाया, तो न्यू ब्याज की दर कितनी हो गई, 10 + 2 12%। 5,000 रुपए पे 12% के हिसाब से 3 साल का ब्याज, 1 साल का 12% मिलेगा, 3 साल का 36%। 36% 5,000 का निकालूंगा तो 50 इंटू में 36 रहेगा, और ये वाली वैल्यू मेरे पास 1800 आ जाएगी। क्वेश्चन हो गया खत्म। क्लियर, चलें आगे, वरना आप चाहते तो सिंपल इंटरेस्ट का बेसिक फॉर्मूला भी लगा सकते थे यहाँ पे, अगर हल्की सी भी कंफ्यूजन हो गई। मेरा सिंपल इंटरेस्ट क्या है, प्रिंसिपल का सम का 1/4 है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। रेट है, टाइम क्या है, R/4 है, और यहाँ पे डिवाइडेड बाय 100। आप सोल्व करेंगे, यहाँ से ये कटेगा, पी से पी कटेगा, R² की वैल्यू 100, और यहाँ पे मेरे पास R का मान कितना आ जाएगा, 10। ऐसे भी सोच सकते। ठीक है, फॉर्मूला लगाना चाहते तो फॉर्मूला भी यहाँ पे लग जाता। अगले सवाल पे मैं चलता हूं, बिल्कुल सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। कहता है जो सिंपल इंटरेस्ट है ना एक सर्टेन सम पे, ये 1/8 है ऑफ द सम, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल का बाय 8। व्हेन द नंबर ऑफ ईयर्स इज इक्वल टू हाफ द रेट परसेंटेज पर एनम, जब नंबर ऑफ ईयर्स क्या है मेरे, रेट परसेंट के आधे हैं, तो सिंपल इंटरेस्ट किसके बराबर, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स क्या है, रेट का आधा, तो ये R/2 डिवाइडेड बाय 100।
ये मुझे पहली इक्वेशन दे रखी। आगे कहता है सिंपल इंटरेस्ट बता दो 15,000 रुपए पे कितना होगा सेम रेट पे 8 साल के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे रेट की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे अगर मैं सोल्व करता हूँ, ये 8 से ये कटेगा 4 और ये कटेगा 25, पी से पी कैंसिल होगा। यहाँ पे आर स्क्वायर 25 के बराबर, तो आर का मान मेरे पास कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अगर आर 5 है तो 8 साल के लिए कितना ब्याज मिलेगा 5% के हिसाब से 40%। 40% किसका 15,000 का, 15 चौक कितना होता है 60, तो 6 60 के बाद कुछ जीरो जा रही होंगी और यही मेरा क्या होगा सिंपल इंटरेस्ट होगा। क्वेश्चन खत्म है, चलते हैं आगे। देखो क्वेश्चन में कहता है कुछ पैसे हैं जो सिंपल इंटरेस्ट पे बन जाते हैं 49,600 3 इयर्स में और 56,000 बन जाते हैं 5 इयर्स के अंदर। ठीक है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट का हमारा 2% ज़्यादा होता तो हमें बताना है कि कितने टाइम में जो पैसे हैं वो डबल हो जाते हैं। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे देखो 3 साल के बाद अमाउंट कितना है, इतना है अमाउंट आफ्टर 3 इयर्स। यहाँ पे अमाउंट आफ्टर 5 इयर्स इतना है। कितने साल का गैप हो गया 2 साल का, तो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट इसमें जुड़ा होगा। 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट किसके बराबर है, आप देखेंगे इनका डिफरेंस, इसमें से इसे घटा देंगे तो यहाँ पे 000 में से 600 को घटाऊंगा तो 400, यहाँ पे मेरे पास 55 रह जाएगा, इसमें से 49 घटाया तो मेरे पास रहेगा 6। ये मेरा 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट है, तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या मेरे पास इतना ही आएगा और ये वाली वैल्यू हो गई मेरे पास 32। 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, अगर मैं 3 साल पीछे चला जाऊं तो मेरे पास प्रिंसिपल भी निकल के आ जाएगा। 3 साल के बाद मेरे पास अमाउंट इतना बना था, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट इतना, 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट इसमें 3 से गुना कर दूंगा तो ये 9600 हो जाएगा। 9600 अगर मैं इसमें घटा दूं तो मेरे पास प्रिंसिपल की वैल्यू आ जाएगी 49,600 में से 9600 घटाया तो 40,000। तो मेरा जो मूल राशि होगी वो 40,000 रही होगी। ब्याज मुझे कितना मिलता है 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट है मेरा 3200। ये इसका कितना प्रतिशत है आप बता सकते हैं क्या, आप देखेंगे 4, इसका 1% है 400, 400 को 8 से गुना करता हूं तो मेरे पास ये वाली वैल्यू आती है। तो ब्याज की दर कितनी हो गई, क्या 8% मेरी ब्याज की दर हो गई। अब हमने ब्याज की परसेंट को 2% बढ़ाना है तो नई ब्याज की दर मेरे पास कितनी हो जाएगी 8 + 2 10%। 10% के हिसाब से मेरा पैसा कितने टाइम में डबल होगा ये बताना है। आप सीधा कहेंगे सर पैसा डबल कब होगा, जब मेरा इंटरेस्ट भी प्रिंसिपल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अमाउंट क्या हो जाएगा ट्वाइस इंटू में प्रिंसिपल। अमाउंट क्या करना है मुझे ट्वाइस इंटू प्रिंसिपल करना है, तो मैं कहूंगा ये प्रिंसिपल प्लस प्रिंसिपल करना है। इसका मतलब क्या है, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो प्रिंसिपल ये रहा, इंटरेस्ट मेरा जब सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल के बराबर हो जाएगा तो मेरा पैसा डबल होगा। और यहाँ पे आप देखें रेट है 10%, प्रिंसिपल क्या होता है हमेशा 100% होता है। तो इसमें किससे गुना करना पड़ेगा मुझे 10 से गुना करना पड़ेगा 100% बनाने के लिए। तो टाइम पीरियड कितना होगा मेरा, क्या 10 साल होगा। क्वेश्चन है खत्म, चलें आगे। बिल्कुल सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है हमारे पास, क्या आता है सिंपल इंटरेस्ट पे कुछ पैसे 6 साल में बनते हैं 59,200 और 70,000 बन जाते हैं 10 साल के अंदर। ठीक है, अगर ब्याज की दर मेरी 2% ज़्यादा होती तो हमें बताना है कितने साल में मेरे पास जो पैसा है वो 76,000 बन जाता। आप कहेंगे कि सर ये 6 साल की बात है, ये 10 साल की बात है, तो बीच में 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट बढ़ाया गया होगा। 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट किसके बराबर, 72,000 में से अगर मैं ये घटा दूं तो मेरे पास ये 12,800 आ जाएगा। और 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट अगर मैं निकालूं तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट मेरे पास 3200 आ जाएगा। ठीक है, 1 साल का 3200 है, यहाँ पे 10 साल का मेरे पास कितना था, कितना था, तो 10 साल का अगर सिंपल इंटरेस्ट निकालूंगा मैं तो इसमें 10 से गुना करना पड़ेगा, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा 32,000 हो जाएगा। ठीक है, 10 साल में जो ब्याज मिल रहा है वो 32,000 मिल रहा है। ठीक है, और अगर मैं ये मेरे पास क्या था 10 साल के बाद अमाउंट, 10 साल का ब्याज अगर मैं इसमें से घटा दूं तो मुझे प्रिंसिपल मिल जाएगा। और प्रिंसिपल कितना होगा मेरे पास 72,000 में से 72,000 में से मैं 32,000 को घटाऊंगा तो ये आ जाएगा 40,000। ये मेरा प्रिंसिपल है, सालाना मुझे ब्याज कितना मिल रहा है 3200 रुपीज का ब्याज मिल रहा है। मुझे बताना है कितने साल के बाद अगर ब्याज की दर 2% ज्यादा होती तो कितने टाइम में जो ब्याज होता, जो अमाउंट होता मेरा 7600
होता, मतलब सब मेरा इतना बन जाता इंटरेस्ट लगाने के बाद। आप कहते हैं सर 3200 का ब्याज मिल रहा है 40,000 पे 1 साल के अंदर, तो ब्याज की दर कितनी हो जाएगी? सीधा अभी आप देखेंगे ये 100% अगर 40,000 के बराबर है, 1% 400 के बराबर, इसमें कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3200 बनाने के लिए 8 से, तो ब्याज की दर हो गई मेरी 8%। ये तो ओरिजिनल ब्याज की दर है, अब नई ब्याज की दर 2% ज्यादा रखनी है, तो 8 और 2 10%। नए ब्याज की दर 10% है, तो अब मुझे कितना ब्याज चाहिए? देखो अमाउंट बनाना है मुझे कितना, 76,000, प्रिंसिपल है 40,000, तो मुझे ब्याज चाहिए, मुझे सिंपल इंटरेस्ट कितना चाहिए, 36,000 का। 40,000 रुपए है, ब्याज की दर अगर 10% है, तो 1 साल में ब्याज कितना मिलेगा? आप कहेंगे सर 1 साल का ब्याज हो जाएगा मेरे पास 4,000 रुपए, तो 36,000 कितने टाइम में ब्याज मिलेगा? 4,000 से डिवाइड कर देंगे तो ये वैल्यू आएगी 9। तो 9 साल के अंदर मेरे पास इतना ब्याज मिलेगा, मतलब 9 साल के बाद जो मेरा अमाउंट होगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट वो 76,000 हो जाएगा। चलें आगे, अगला सवाल। अब ये वाला सवाल थोड़ा सा अच्छा है। कहते हैं सीमा ने इन्वेस्ट करे 17,650 रुपीज एक अकाउंट में, जो 8.5% पर एनम के हिसाब से साधारण ब्याज देता है। हमें बताना है 5 साल के बाद उसके पास कितने पैसे होंगे। आप कहेंगे सवाल सिंपल है, बस कैलकुलेशन है थोड़ी। 1 साल में ब्याज मिलता है 8.5% का, तो 5 साल में कितना मिलेगा? आप कहेंगे 8.5 इंटू में 5 कर दूंगा तो क्या ये मेरे पास 42.5% हो। अगर मुझे 1 साल टोटल प्रिंसिपल मेरे पास इतना है, तो ये तो 100%। ठीक है, 100% का मान इतना है, मुझे अमाउंट बताना है, तो अमाउंट क्या होगा 100% प्लस जो ब्याज है ये, तो मुझे 142.5% की वैल्यू बतानी है अगर 100% इतना है। आप देखेंगे यहाँ पे 1% की अगर मैं वैल्यू निकालता हूँ तो 176.5 आएगा, तो मुझे इस वाली वैल्यू में 176.5 को मल्टीप्लाई करके अपना आंसर बताना है। क्या ये थोड़ा सा मुश्किल जा रहा है? देखिए, क्या ये कैलकुलेशन बहुत आसान है कि मैं डायरेक्टली कर सकता हूँ? नहीं। ठीक है, क्या ये आंसर हो सकता है बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू में दे रखा हो? एग्जैक्ट में तो आएगा नहीं, आपको भी पता है पॉइंट के बाद वैल्यू जाएंगे, तो इसका मतलब ये अप्रोक्सीमेट आंसर मुझे दे रखा है, तो यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, अगर मैं ऑप्शंस भी देखता हूँ, ये दोनों ऑप्शंस थोड़े से क्लोज हैं, थोड़े से नहीं मतलब फिर भी डिफरेंस है 400 का, लेकिन ये वाले ऑप्शन तो बहुत ही ज्यादा क्लोज हैं, तो डायरेक्टली कर पाना थोड़ा सा मुश्किल तो हमारे लिए बिल्कुल बन सकता है ये। तो इसके लिए मैं क्या अप्रोच निकालने की कोशिश करता हूँ, हम इसे थोड़ा सा ब्रेक करने की कोशिश करेंगे, ध्यान से समझेंगे। मेरे पास वैल्यू क्या है, 100% इतना था, मैंने कहा 1% का मान मेरे पास आया 7,176.5। क्या मैं यहाँ से 2% का मान निकाल सकता हूँ? 2% की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे हो जाएगी, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा इसमें, तो ये 176 इंटू में 2 होता है मेरे पास 352, 353। ठीक है, 2% की वैल्यू मेरे पास आ गई इतनी। ठीक है, मुझे कितना चाहिए था, मुझे 42.5% का ब्याज जोड़ना है, किसमें, इसके अंदर। तो इसका 42.5% निकालना फिर भी थोड़ा सा मुश्किल होगा, ये 42 को मैं 42 प्लस 0.5% लिख सकता हूँ। ठीक है, तो 42 क्या है, 2%, अगर मुझे इतना वैल्यू दे रखा है तो इसका 21 गुना है, तो 42% निकालने के लिए मुझे पहले तो ये 352 में 21 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मुझे 42% का मान निकल जाएगा कि 42% की वैल्यू कितनी होगी, और उसमें फिर मुझे आधा परसेंट का ब्याज और जोड़ना है। 1% मेरे पास इतना है, आधा परसेंट निकालूंगा तो इसका मेरे पास, इसका आधा करेंगे तो ये मेरे पास वैल्यू 88.25 समथिंग कुछ आएगी। ठीक है ना, तो आधा परसेंट निकल गया ये, और मेरे पास यहाँ पे 42% की वैल्यू है, जो कि किससे मल्टीप्लाई करना कोई मुश्किल काम नहीं है, 42, 4 कैरी फॉरवर्ड होगा 9, और मेरे पास 10 कैरी फॉरवर्ड होगा 63 तिहत्तर। ठीक है, इसमें अगर 88 कुछ और जोड़ दूं मैं 88.25, तो ये वाली वैल्यू मेरे पास टोटल 42.5%, ये वाली वैल्यू हो जाएगी 0 यहाँ पे 7, और रफ आइडिया तो आप लगा ही सकते हैं, अगर आप इतना पूरा कैलकुलेशन ना करें तो भी आप अप्रोक्सीमेशन देख सकते हैं। 17,650 में से मुझे 700, लगभग 7400 कुछ और जोड़ना है, और आप आइडिया लगा लें। अदरवाइज यहाँ पे हमने क्या करा, ये 025 और यहाँ पे मेरे पास 847। ठीक है, ये मेरा ब्याज है 7480 का, और यहाँ पे हमारे पास क्या था, ये प्रिंसिपल, में वैल्यू जोड़ के अपना आंसर निकालेंगे। 176
8003125 के आसपास आ रहा है। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हमने करी है, वी हैव टू चेक इट, कहाँ गलती हुई। ये 352 नहीं था यार, ये 353 था। तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे थोड़ी सी वैल्यू मेरी और बढ़ जाएगी इससे, ठीक है। मतलब एक तरीके से +21 और ऐड करना पड़ेगा मुझे। ये 252 करा दो तो +21 और ऐड करूँगा तो मुझे एग्जैक्ट आंसर मिलेगा। और ये मेरे पास 25151 ऐसा कुछ, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आ गया, ठीक है। यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना था इसलिए कैलकुलेशन में लिखते लिखते गलती कर। क्लियर है सभी लोगों को? अगले सवाल पे चलता हूँ, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था ये वाला सवाल। बाकी यहाँ पे ये था, हम डायरेक्टली यहाँ पे पूरा का पूरा ना निकालते हुए सिर्फ हम 21% निकाल लेते हैं। यहाँ पे 42% की वैल्यू निकाल लेते, उसे ऐड करते और थोड़ा रफ आइडिया से अप्रोक्सीमेशन से आपको फिर आंसर मिल ही जाता। अब ये वाला सवाल देखो अच्छा है, कुछ लोग इस क्वेश्चन को करने में टाइम लगा देंगे, बट वी शुड हैव एन अप्रोच जिससे जल्दी हो पाए। तो वो देखते हैं, 2-3 तरीके से मैं इस क्वेश्चन को बताऊंगा। पहले क्या है, हमारे पास क्या है, 17,200 रुपये हैं। ये हमने सिंपल इंटरेस्ट पे दिए 2 पार्ट में, 2 साल के लिए, एक 8% पर एनम की ब्याज दर पे और एक 10% पर एनम की ब्याज दर पे, ठीक है। तो 2 साल के बाद जो ब्याज मिला वो मिला 3008 रुपीज़ का। तो हमें बताना है कि कितने पैसे हमने 8% पर एनम की ब्याज दर पे उधार दिए थे। सबसे पहले बिल्कुल बेसिक अप्रोच से समझते हैं। मैंने कहा 2 पार्ट में स्प्लिट करा इसे, पहले पार्ट को x मान लेता हूँ, दूसरे पार्ट को y मान लेता हूँ, ठीक है। x वाला पार्ट मैंने 8% पर एनम की ब्याज दर पे दिया और y वाला पार्ट मैंने 10% पर एनम की ब्याज दर पे दिया। मुझे x का ही मान क्वेश्चन में फाइनली निकालना होगा। टोटल अमाउंट है मेरे पास 17,000, ठीक। टोटल इंटरेस्ट जो मिला मुझे 2 साल के अंदर वो कितना मिला, 3008। एक साल में कितना मिलेगा, आप 2 से डिवाइड कर देंगे, ये 1504 आ जाएगा। एक साल का ब्याज है मेरा 1504, वो किसके बराबर होगा, x को 8% की ब्याज दर पे दिया तो 8% ऑफ x प्लस हमारे पास यहाँ पे क्या होगा 10% ऑफ y। यही मेरा एक साल का ब्याज है। अब मुझे मान किसका निकालना है, मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो मुझे y को एलिमिनेट करना पड़ेगा। y को एलिमिनेट करने के लिए मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, आप देखेंगे यहाँ पे 10% है ना ये y, तो यहाँ पे भी 10% से, ऊपर भी 10% से, सब जगह मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप देखेंगे यहाँ पे 10% ऑफ y और यहाँ पे 10% ऑफ y मेरा एलिमिनेट हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा तो यहाँ पे 10% ऑफ x माइनस 8% ऑफ x, ये कितना आएगा 2% ऑफ x। और ये किसके बराबर, ये 1720 बचेगा, 1504 को घटाएंगे तो मेरे पास 16 और ये 216 आ गया। एक से काट, 2 से काट दूंगा तो 108 बचेगा, 1% ऑफ x 108, तो 100% ऑफ x 10800। क्या यही मेरा इस सवाल का उत्तर है? ये मैंने बिल्कुल बेसिक इक्वेशन बना के बताया है। इस क्वेश्चन को हम एलिगेशन से भी कर सकते हैं और मेंटल प्रोसेस से भी किया जा सकता है। अब मैं इसका मेंटल प्रोसेस आपको समझाने की कोशिश करूं क्या एक बार, वो एग्जाम में कई बार लगाते टाइम दिक्कत होती है, बट फिर भी समझ लो क्योंकि आसान है। मैंने क्या करा, मैंने 17,200 रुपये को सिंपल इंटरेस्ट पे दिया 2 पार्ट में 2 साल के लिए, और एक 8% पर एनम की ब्याज दर से और एक 10% पर एनम की ब्याज दर से। 2 साल के बाद ब्याज मिला इतना, तो हमें बताना है 8% पर एनम की ब्याज दर से कितना पैसा निवेश किया गया था। आप कहेंगे सर 2 साल का अगर ब्याज इतना है तो 1 साल का मेरे पास 1504 होगा। मुझे बताना था 8% पर एनम की ब्याज दर से कितना पैसा मैंने निवेश किया। आप डायरेक्टली ये मान लो भैया कि मैंने वाई जो पैसा था मैंने 10% पर एनम की ब्याज दर से निवेश करा, ठीक है। अगर टोटल मेरा क्या होता, ये वाला पैसा भी मैं 10% पर एनम की ब्याज दर से निवेश करता पहले वाला, तो मेरे पास टोटल ब्याज कितना मिलता है एक साल का, आप कहते सर 17,200 था, 10% चाहे कोई भी अमाउंट रहो, अगर ब्याज की दर सेम है तो टोटल जो अमाउंट है उसका 10% मैं निकालूंगा, तो मेरे पास अगर ये वाला भी 10% पर एनम की ब्याज दर से पैसा निवेश होता, ये भी 10% पर एनम की ब्याज दर से पैसा निवेश होता, तो एक साल के बाद ब्याज कितना मिलता मुझे, उसका 10%, दैट इज 1720 रुपए, ठीक है। मिला एक्चुअली में कितना है 1504, कितने का गैप रह गया, गैप रह गया मेरे पास यहाँ पे 216 रुपए का। ये क्यों रहा गैप, क्योंकि मेरे पास जो ये वाला ब्याज दर था जो 8% पर एनम के हिसाब से मैंने पैसे निवेश करे थे, वो मैंने यहाँ पे 10 मान लिए, तो वो 8% पर एनम के हिसाब से करने, तो 2% का गैप रह गया ना। तो ये जो 216 रुपए आए हैं 2% के उस गैप की वजह से आए हैं, जो मैंने एक्स्ट्रा मान के मैं चल रहा हूँ। तो मैं कहूंगा ये 2% का जो गैप था, जो पैसे मैंने 2%
ज़्यादा मान के चलें, वो कौन सा अमाउंट है जो 8% पर एनम के हिसाब से ब्याज दर पे निवेश किया गया है, उस अमाउंट को अगर मैं एक्स मान लूँ तो 2% ऑफ एक्स ये किसके बराबर है, 216 रुपए के बराबर है, और एक्स का मान कितना आ जाएगा मेरे पास 108। ये इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी सोचा जा सकता था, जिनकी प्रैक्टिस अच्छी है वो इस तरीके से इस क्वेश्चन को बहुत ही कम टाइम में निकाल लेते हैं। ठीक है, हमें इसका ध्यान रखना, जब ये वाली अप्रोच यूज करो तो आपको जो क्वांटिटी निकालनी हो, हमने ये पूछा था कि कितने पैसे हमने लैंड करे 8% पर एनम की ब्याज दर से, तो जिसका निकालने को कहा गया है उससे दूसरे वाले का एक्चुअल मान के आप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे 8% पर एनम का मुझसे पूछा था ना कितने पैसे निवेश करें, तो मैंने क्या करा यहाँ पे जो दूसरी वाली जो अमाउंट था मेरे पास जिसे मैंने 10% पर एनम के हिसाब से निवेश किया था, उस वाले को मैंने जूम कर लिया कि मैंने कहा इसे भी 10% पे करते, इसे भी 10% पे करते, तो टोटल ब्याज कितना मिलता, मुझे 1720 का मिलता, अभी मिला कितने का है, इतने का है, तो गैप आ गया कुछ कितने का, 216 रुपए का। ये किस वजह से आया, क्योंकि ये वाला मैंने कम पे निवेश किया था, तो इस 2% की वजह से ये गैप आया, तो 2% ऑफ दिस अमाउंट ये इसके बराबर होगा और मेरे पास एक्स का मान आ जाएगा इतना। यही चीज जो मैंने यहाँ पे ओरली आपको बताई है, यही चीज मैंने यहाँ पे लिखी भी है, दोनों में बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है। आप देखेंगे मैंने x प्लस वाई इतना लिखा था, मैंने इसका 10% निकाला, जो कि वहां पे भी मैंने 10% ही निकाला था। ये 8% x 8% वाई 10% वाई ये इतना था, जो कि यहाँ पे मैंने दे रखा था, वो इतना हम यूज ही कर रहे थे। इसमें से इसे घटा दिया तो मैंने कहा 216 का गैप आया, किस वजह से, क्योंकि 10% x और यहाँ पे 8% x है, 2% x का यहाँ पे गैप है, 10% y यहाँ पे सेम हो गया तो वो कट गया, और इसके 10% में से ये घटाया तो ये वाली वैल्यू। तो ये दोनों अप्रोचेस सेम है, ये लिखा है रिटर्न में है ये वाली अप्रोच जो इस साइड है, और ये वाली अप्रोच ओरल है। यही कैलकुलेशन मैंने ओरली सोच के कर लिया। तीसरा तरीका है कि हम इसे एलिगेशन से भी कर सकते हैं। एलिगेशन अगर आप लगाना चाहें तो बिल्कुल लगाया जा सकता है। आप कहेंगे सर ब्याज की दर, कुछ पैसा मैंने 8% पे और कुछ पैसा मैंने 10% पे निवेश किया, टोटल ब्याज कितना मिला, 2 साल का इतना है, 1 साल का ब्याज इतना है, 1504 रुपए का ब्याज मिला, कितने पे, ये मिला मुझे 17200 रुपीज पे। कितना परसेंट हो गया, इंटू 100%। आप कुछ काटोगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, चलो यहाँ पे मैं 4 से काट देता हूँ, ये दिया जाएगा मेरे पास 37 जा, और ये मेरे पास 6 जा, और ये वाली वैल्यू मेरे पास 40। ठीक है, तो मेरे पास ब्याज की दर जो आएगी 376/43%, 376/43%। ठीक, अब यहाँ पे अगर मैं एलिगेशन लगाता हूँ तो आप क्या कर सकते हैं, ये 43 डिनोमिनेटर में एलिमिनेट करने के लिए सब जगह 43 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे भी 43 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी 43 से मल्टीप्लाई, और यहाँ पे भी 40। आप देखेंगे 43 से 43 कटा, ये 430 बनेगा, 430 में से 376 को घटाऊंगा तो मेरे पास कितना बचेगा, 54 बचेगा। और यहाँ पे मेरे पास 43 इंटू में 8, 8 3 जो 24, टू कैरी फॉरवर्ड 344 है, यहाँ पे मेरे पास वैल्यू कितनी बचेगी, 32 बचेगी। ठीक, तो मेरे पास यहाँ पे ये 27 और ये मेरे पास 16, ये मेरे पास इनका रेशियो निकल के आ जाएगा। फिर आप कहेंगे कंबाइंड रेशियो 27 जमा 16 किसके बराबर, ये 53 रेशियो, यही आएगा ना, सॉरी 43 रेशियो, 43 रेशियो टोटल अमाउंट को रिप्रेजेंट करेगा, डेट इज 17200। एक रेशियो 40 के 400 के बराबर होगा, और मुझे बताना था 8% पर एनम पे कितने पैसे निवेश करे थे, तो ये होगा 27 इंटू में 400, और ये वाली वैल्यू मेरे पास 10। क्वाइट अ लेंथी प्रोसेस। ठीक है, एलिगेशन लगाने में ज़्यादा टाइम लगा एज कम्पेयर टू जो हमने बेसिक से करा। ठीक है, तो हर जगह एलिगेशन घुसाना भी नहीं है हमें। अगर हमसे रेशियो पूछ लेता अमाउंट का तो एलिगेशन वाला मेथड ज़्यादा बेटर होता, क्योंकि उससे एक बार की में मुझे रेशियो मिल जाता कि 8% पर एनम और 10% पर एनम की ब्याज दर पे कितना कितना पैसा निवेश किया गया है। या फिर एलिगेशन वाला तब भी हेल्पफुल होता है, ये एग्जैक्ट वैल्यू आ जाती है, 43 से जो मल्टीप्लाई करके मुझे सोल्व करना पड़ा ना, इसने मेरे कैलकुलेशन बढ़ा दी। ठीक, चलें क्या आगे अब हम, आई होप दिस इज क्लियर। So this was the last question of simple interest. Now I will move forward towards compound interest question. Okay. पहला क्वेश्चन मेरे पास कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या है, देखो क्वेश्चन में कहता है सिंपल इंटरेस्ट में मैंने कुछ पैसे 10% पर एनम की ब्याज दर से 4 साल के लिए लगाए, तो जो मुझे ब्याज मिला वो कितना मिला, वो 3200 रुपये का मिला। ठीक है,
हमें बताना है कि सेम पैसे को सेम टाइम के लिए सेम रेट से अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट पे लगाता तो मुझे कितना ब्याज मिलता। आपको कुछ नहीं करना, आप सीधा लिखेंगे सर 10% 4 साल के लिए, मतलब टोटल 40% का ब्याज मिला होगा। 40% किसके बराबर, 3200 के बराबर है। अगर 10% के हिसाब से 4 साल का मैं ब्याज निकालूं कंपाउंड इंटरेस्ट का, तो इसकी वैल्यू हमें याद होती है। मैं फटाफट से चारों वैल्यूज एक बार लिख देता हूं। ठीक है, अगर 10% का मेरा 2 साल का होता है, 10% का कंपाउंड इंटरेस्ट का, तो सक्सेसिव में लगा के मेरा रिजल्ट आता है 21%। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट अगर 10-10 का मैं 3 साल के लिए लगाता हूं तो मेरे पास जो वैल्यू आती है ये आती है 33.1%। और कंपाउंड इंटरेस्ट अगर मैं 4 साल का निकालता हूँ, 10 10 10 और 10 का, तो ये वाली वैल्यू मेरे पास आती है 46। तो हमें वैल्यू किसकी दे रखी है, हमें 40% की वैल्यू दे रखी है। 4 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट का ब्याज कितना होगा, 46.41। तो यहाँ से मैं 46.41% की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो लेकिन ये जो मेरे पास आएगा 46.41%, ये क्या होगा, ये मेरे पास वैल्यू आएगी किसकी, कंपाउंड इंटरेस्ट की। क्या मुझसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, नहीं, मुझसे पूछा है फाइंड द व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ द सेम सम, अमाउंट पूछा है। ठीक है, तो कितना होगा अमाउंट, 100% तो मेरा प्रिंसिपल होता है, उसमें 46.41% कंपाउंड इंटरेस्ट जोड़ेंगे तो ये होगा 146.4। मुझे इसका मान बताना है। आप देखेंगे यहाँ पे 40% अगर इसके बराबर है, 40 से काटूंगा से तो मेरे पास ये 80 आएगा। 1% 80 के बराबर, तो 14641% किसके बराबर होगा। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे हैं, हमें पता है ये जीरो हटाऊंगा तो यहाँ पे पॉइंट इसकी जगह यहाँ आ जाएगा, और 8 से मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पे, 2 8 6 48, 8 चौक 32, 51, 5 कैरी फॉरवर्ड होगा, 8 चौक कैरी फोर 11712 पॉइंट। दिस इज माई आंसर। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। कहता है व्हाट इज द कंपाउंड टेस्ट एट द रेट ऑफ 10% compounded annually for 3 years on the principal, which in 8 years at the rate of 12% per annum gives 4800 as simple interest। है, हमें बताना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा 10% पर एनम की ब्याज दर से 3 साल के अंदर, अगर हमारे पास सेम पैसे को 8 साल के लिए 12% पर एनम की ब्याज दर से साधारण ब्याज पे लगाते हैं तो हमें ब्याज के तौर पर 4800 रुपये मिलते हैं। आप कहेंगे सर 8 साल है, 12% की ब्याज दर है, 12 इंटू में 8 कितना होता है, 96। 96% किसके बराबर होगा, ये 4800 के बराबर होगा। आप देखेंगे ये यहाँ से इससे कट जाएगा पूरा का पूरा 50 टाइम्स। 1% 50 के बराबर, तो 100%। प्रिंसिपल मेरा कितना आ गया, ये हो जाएगा 50,000। ठीक, अब 50,000 रुपीज को मुझे 10% पर एनम के हिसाब से 3 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पे कितना ब्याज मिलेगा ये बताना है। तो 10% के हिसाब से 3 साल का कितना होता है, 33.1%। 33.1% की वैल्यू बतानी है। 100% इसके बराबर है तो 1% ही निकाल लेते हैं यहाँ से, 100% निकालने की जरूरत भी नहीं थी। 1% का मान मेरे पास 50 आया था, 33.1% का 33.1 इंटू में 50, तो यहाँ पे पॉइंट हटेगा, ये कट जाएगा। 331 इंटू में 5 करेंगे तो यूनिट डिजिट 5, 1655 इज माई आंसर। आई होप दिस क्वेश्चन इज। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में कहता है कि अगर मैं 21% पर एनम की ब्याज दर से पैसे को 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पे लगाता हूँ तो जो चक्रवर्ती ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट जो मुझे मिलता है वो है 1138.4 रुपीज। हमें बताना है कि अमाउंट जो मिला है 2 साल के बाद वो कितना होगा। ठीक है, अगर 21% के हिसाब से 2 साल का मैं कंपाउंड इंटरेस्ट निकालूं तो आप यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है, अगर मेरे पास ब्याज की दर R% है और 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं तो फॉर्मूला होता है मेरे पास 2R प्लस R² डिवाइडेड बाई 100। इफेक्टिव रेट मेरा ये होता है। तो आप देखेंगे 21 21 42 और 21 का स्क्वायर डेट इज 41 डिवाइडेड बाई 100 इज 4.41, और ये वाली वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 46.41 पर। 46.41% किसके बराबर है, ये बराबर दे रखा है 111
38.4 के। हमें वैल्यू किसकी बतानी है? हमें वैल्यू बतानी है अमाउंट की। तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो 100% प्रिंसिपल होगा, इंटरेस्ट है इतना, तो 146.41% का मुझे मान बताना होगा कि क्या होगा। अब चारों ऑप्शंस पे अगर मैं ध्यान से नजर डालूं, ये 35,000 कुछ है, 28 है, 31,000 है, 24,000 है, क्या बहुत ज्यादा गैप है इन ऑप्शंस के अंदर? बहुत ज्यादा दूरी पे हैं ऑप्शंस, मुझे दिख रहा है। ठीक है, अगर मैं अप्रोक्सीमेशन भी देखूं, आप देखेंगे जो ये वाली वैल्यू जो मुझे निकालनी है, क्या ये इसके 3 टाइम्स से भी ज्यादा है? 46 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो वाली वैल्यू 138 बनेगी। एंड उसके बाद 0.41 को भी 3 से करूंगा तो ये वाली वैल्यू मेरे पास 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू बनेगी ये 139 समथिंग कुछ बनेगी। 139 समथिंग कुछ परसेंटेज अगर 3 से मल्टीप्लाई करा, ये वाली वैल्यू उससे ज्यादा है। और इसे अगर मैंने 3 से मल्टीप्लाई ही कर दिया तो यहाँ पे 111 है, तो 333, फिर यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगी 2, तो 33,000 से ज्यादा वैल्यू तो डेफिनेटली होनी ही होनी है। और 33,000 से बड़ा मान मेरे पास सिर्फ ऑप्शन ए है, तो वही मेरा इस सवाल का उत्तर हो सकता है। क्या ये चीज समझ आई? तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन का इस्तेमाल कर लिया हमने, क्योंकि ऑप्शंस बहुत ज्यादा दूरी पे थे। ऑप्शन नजदीक होते तो हम कुछ और सोचते हैं, हम इसे काट के सोल्व करने की कोशिश करते हैं। काट के सोल्व करना भी ये क्वेश्चन कोई मुश्किल काम नहीं है, बड़े आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं काट के भी सोल्व करता, मैं आपसे कहता सर पहले तो सर ये पॉइंट हटा लो दो, यहाँ पे पॉइंट हटाऊंगा, एक जीरो लग जाएगी। फिर 4641 से अगर मैं इसे एलिमिनेट करूंगा ये वाले पार्ट को, पहली 4 डिजिट को, 1113 को, सॉरी 11138 पहली 5 डिजिट को, तो 2 टाइम्स जाएगा। फिर यहाँ पे यूनिट डिजिट 1 है, यहाँ पे यूनिट डिजिट 4 है, कितने टाइम्स जाएगा? 4 टाइम्स। और फिर एक जीरो है, तो ये तो 1% मेरा 240 के बराबर होगा। और यहाँ पे मुझे 146.41 बताना है, तो मेरा जो आंसर होगा 146.41 इंटू में 240 होगा। इसे सोल्व कर लेंगे, आप अपना आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, अगर एग्जैक्ट वैल्यू में आंसर है तो हम डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं, अप्रॉक्सीमेट होता तो थोड़ी सी तकलीफ हो सकती थी। ठीक है, मेरे हिसाब से यहाँ पे एग्जैक्ट ही है, तो भी आप ऐसे आंसर निकाल सकते हैं अगर ऑप्शंस क्लोज होते हैं। सारे तरीके कैलकुलेशन शॉर्ट करने के पता होनी चाहिए, तभी हम एग्जाम में एक्सेल करेंगे, सबसे बेहतर परफॉर्म करेंगे। ठीक है, कुछ चीज़ें पता हैं, कुछ चीज़ें नहीं पता, तो प्री क्वालिफाई कर जाओगे, मेंस में बहुत अच्छा स्कोर। अगला सवाल मेरे पास कहता है कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा 62,500 रुपये पे 2 साल के लिए 12% पर एनम की ब्याज दर से, अगर जो ब्याज है वो 8 मासिक रूप से संयोजित किया जाता है, इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड 8 मंथ। ठीक है, अगर मेरे पास 1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम, 1 साल का ब्याज है कितना? 1 साल होता है 12 महीने, 12 महीने में मुझे ब्याज मिल रहा है 12% पर एनम का, तो 8 महीने में कितना ब्याज मिलेगा? 8% पर एनम का। ठीक है, 2 साल की बात कर रहे हैं, 2 साल में होते हैं 24 महीने, हर 8 महीने के बाद ब्याज लगाया जा रहा है, तो 24/8 3। तो मेरे पास कितनी साइकिल्स बनेंगी? आप कहेंगे सर 3 साइकिल बनेगी, 3 बार मेरे पास 8%, 8% और 8% का ब्याज लगाना पड़ेगा। क्या आप इफेक्टिव रेट निकाल सकते हैं? हमें कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है 62500 रुपये पे 2 साल का कितना होगा अगर हमारे पास ब्याज हर 8 मासिक रूप से संयोजित किया जा रहा है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे अगर मेरे पास 8% हो और 3 साल की बात चल रही हो, तो इफेक्टिव रेट होता है मेरे पास 3r डॉट, दो इस स्पेस में लिखते हैं हम 3r² और इन दो स्पेस में लिखते हैं हम r³। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अगर 8 का निकालता हूँ तो आप कहेंगे 8 का क्यूब होता है 512, 125 कैरी फॉरवर्ड होगा, 3r², 8 का स्क्वायर 64 इंटू में 3 192, 192 में 5 जोड़ूंगा 197, 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, 8 3 24 और 125। ये मेरा इफेक्टिव रेट निकल के। ठीक, अगर ये मेरा इफेक्टिव रेट आ गया, तो 4 ऑप्शंस भी दे रखे हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखो, एक 13,000 है, एक 18,000 है, एक 16,000 कुछ है, ये भी 16,000 कुछ है, इन चारों में से बताना है। आप देखेंगे 25% से ज्यादा होगा और 26% बिल्कुल जरा सा कम होगा, मतलब लगभग 26% अगर मैं निकाल लूं तो उससे थोड़ा सा कम होगा। इसका अगर 26% निकालना है, पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी, 625 का मैं क्या कर रहा हूँ 26% निकाल रहा हूँ। 26% 26 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास एक पहले तो जीरो आएगी, यहाँ पे 13 कैरी फॉरवर्ड, 52 और 13 65, 6 कैरी फॉरवर्ड, यहाँ पे मेरे पास ये वाली वैल्यू बनेगी 156 और 6 162, 16250 से बिल्कुल जरा सा 0.03% कम होगा। 0.03% भी अगर मैं निकालता हूँ, 1% तो इतना है। ठीक है, 0.1% कितना होगा? इतना। ठीक है, 0.03% निकालूंगा 6.2 इंटू में 3 लगभग 18 के आसपास,
तो इस वाली वैल्यू में से 16250 में से लगभग मुझे 18 को घटाना पड़ेगा, तो मेरा आंसर आएगा। मैंने एग्जैक्ट ही आंसर निकाल लिया, देखो आपके सामने से मल्टीप्लाई नहीं करा, लेकिन मैंने एग्जैक्ट निकाला ओरली। और ये वाली वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी, 16232। तो और ऑप्शन से देख लेता मैं, तब भी कर देता है यहाँ पे। मुझे पता है 16250 से बिल्कुल नन्नक सा छोटा होगा, और 16250 से नन्नक सा छोटा चारों ऑप्शन में सिर्फ एक ही ऑप्शन था। ठीक है, दिस इज हाउ यू थिंक इन द एग्जामिनेशन। और इसके लिए चाहिए प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस करोगे इन अप्रोचेस में, उतना बेहतर आप होते रहोगे। वरना डर लगेगा इन क्वेश्चंस को देख के, क्वेश्चन देखते हाथ पैर फूल जाएंगे, यार इसमें तो इतनी कैलकुलेशन हो गई, अब मैं क्या करूंगा या क्या करूंगा, राइट। अब देखो क्वेश्चन में क्या आता है हमारे पास, 32,000 रुपए हैं, 20% पर एनम की ब्याज दर से हमें ब्याज पे पैसा देना है 9 महीने के लिए। कंपाउंड इंटरेस्ट क्वार्टरली लगाया जाएगा। क्वार्टरली का मतलब क्या होगा मेरे पास, इन 3 मंथ्स। क्वार्टर क्या होता है, क्वार्टर होता है 1/4। 1/4 किसका, एक ईयर का। एक ईयर होता है 12 महीने का, तो 1/4 ऑफ 12, ये आ गया मेरे पास 3। ठीक है, 20% क्या है, साल भर का है। तो 3 मंथ्स का कितना होगा, 20 भाग क्वार्टर की बात कर रहा हूँ, 1/4 ऑफ अ ईयर, तो इंटरेस्ट भी 1/4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5%। तो 5% कितने महीने की बात कर रहे हैं, 3 महीने का ब्याज है मेरे पास, 5% बात कर रहे हैं 9 महीने की, तो इंटू 3, तो 5% की कितने साइकिल लगेंगी, 5% मेरा ब्याज 3 बार संयोजित किया जाएगा पे इस अमाउंट के ऊपर। तो हमें बताना है, अमाउंट बताना है ना हमें। ठीक है, अगर मैं 5% का ये 3 बार लगाऊं, तो इसकी तो वैल्यू भी मुझे याद होती है, ये होता है मेरे पास 15.765%। ठीक है, जो अभी पीछे फॉर्मूला बताया था, ये वाला लगा के भी आप निकाल सकते हैं, अदरवाइज इसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अगर मैं इसका 15.7625% निकालूंगा, तो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, या तो 32 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके करें, वरना सीधा देखो। अब देखो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 32,005, 35,087, 30,876 और 37,044। क्या ये हो सकता है अमाउंट, नहीं हो सकता भैया। जितना पैसा है असल से तो ज्यादा ही रखोगे ब्याज के साथ, तो ये तो पहले ही कट गया। अब मेरे पास ये 32,000 हो सकता है क्या, 32,000 तो भैया निवेश करे हैं। ठीक है, उतना ही कैसे होगा, ब्याज के बाद तो वैल्यू बढ़ेगी। तो मेरे पास 2 ऑप्शन बचे, बी और डी। अगर बीओडी बचे तो भैया अप्रोक्सीमेशन लगा देंगे ना भैया, 5% का 3 साल है, इसे मैं अगर 15% मान लूं, खाली 15% आप 32,000 का निकालो, कितना होगा, 32 इंटू में 15, ये वाली वैल्यू होती है 480। तो ये 4800 आएगा मेरे पास 15% इसका। तो जो मेरे पास अमाउंट बनेगा, इसमें 4800 जोड़ने से कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा होगा। जैसे ही मैंने इसमें 4800 जोड़ा 32,000 में, तो ये मेरे पास 36800 बन गया। 36800 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू होगी मेरी, तो क्या ये 37044 ही जा सकती है, 35,000 भी नहीं हो सकती। दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, तो ये चीजें हमें ऑब्जर्व करनी है एग्जाम में, ऑप्शंस की मदद लेनी है जब कैलकुलेशन बढ़े। पूरा ये सोल्व करोगे, मल्टीप्लाई करोगे इतना बड़ा 32 से, तो निकल गए तुम एग्जाम में। ठीक, चले आगे। एग्जामिनर खुद ही ऑप्शन इतनी दूरी दूरी पे दे रखा है। अब जैसे मैं इस सवाल को देखता हूँ भैया, ऑप्शन देखो, 50,000, 10,000, 25,000, 20,000, क्या मजाक है। क्वेश्चन में क्या आता है, कुछ पैसे हैं हमने डिपॉजिट करे 4 साल के लिए 10% पर एनम की ब्याज दर से कंपाउंड इंटरेस्ट पे, और ब्याज सालाना संयोजित किया जा रहा है, मतलब कंपाउंडेड एनुअली हो रहा है। जो इंटरेस्ट के बीच में डिफरेंस है 2 साल का और 4 साल का, वो दे रखा है हमें 5082। तो हमें बताना है सम कितना। आप कहेंगे सर 10% पर एनम की अगर मैं बात करूं, 10% पर एनम के हिसाब से 4 साल का जो इफेक्टिव रेट होता है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, वो 46.41% होता है। और 10% पर एनम के हिसाब से 2 साल का जो इफेक्टिव रेट होता है, वो 21% होता है। ठीक है, जो इनका डिफरेंस अगर मैं निकालता हूं, तो ये वाली वैल्यू मेरे पास 25.41% आएगी। ये वाले किसके बराबर दे रखा है, ये 25.41% मुझे 5082 के बराबर दे रखा है। ठीक है, हमें वैल्यू किसकी बतानी है, हमें वैल्यू बतानी है सम कितना है। सम कितना होता है, 100% होता है। अरे मेरे भाई अब डायरेक्टली बताओ, या तो मैं इसे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, आप देखेंगे 2541 इंटू 2 कितना होता है, 5082 होता है। तो 1% आपका 200 के बराबर होगा, और 100% आपका 20,000 के बराबर होगा। ये दिख रहा है, बट हमें ऐसा भी नहीं करता। मैं ऑप्शन अगर इतनी दूरी पे थे, कोई मुश्किल कैलकुलेशन आ रही थी, तो मैं क्या करता, भैया ये 25% है, हमें 100% चाहिए, तो इसका 4 गुना होगा लगभग, इसका 4 गुना लगभग करूंगा तो 20,000 कुछ आएगा। चारों ऑप्शन में 20,000 के आसपास कौन सा मान है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन क्या हो गया, खत्म हो गया, है ना। तो ये भी सोचना है, दोनों चीजें दिमाग में आनी चाहिए। ये तो ऑप्शंस बहुत दूरी पे थे, तो मैं ऐसे करता, अगर मुश्किल कैलकुलेशन होती, ऑप्शन नजदीक होते तो पूरा सोल्व भी करना पड़ता है कई बार।
देखो क्वेश्चन में कहता है कि जो डिफरेंस है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का 2 साल का 15% पर एनम की ब्याज दर से सेम सम पे वो 1944 रुपीज है। हमें बताना है कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा सेम पीरियड के लिए 10% पर एनम पे, सेम अमाउंट पे ही। तो आप कहेंगे सर अगर ब्याज की दर मेरे पास 15% है तो 2 साल का जो डिफरेंस होता है 2 ईयर का SI CI और SI के बीच का जो डिफरेंस होता है उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, वो होता है आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100 परसेंटेज में। तो मेरे पास ये 15 का स्क्वायर करूंगा 225 डिवाइडेड बाई 100, ये 2.25% होगा। 2.25% का मान मुझे कितना दे रखा है यहाँ पे, ये दे रखा है मुझे 1944। मुझे वैल्यू किसकी बतानी है, हमें बताना है कंपाउंड इंटरेस्ट पे 10% पर एनम की ब्याज दर से सेम सम पे कितना ब्याज मिलेगा। ठीक है 10% पर एनम 2 साल की बात कर रहे हैं क्योंकि पहले टाइम पीरियड हमारे पास 2 साल था। तो कितना होता है इफेक्टिव कंपाउंड इंटरेस्ट 21% होता है। तो मुझे यहाँ पे 21% का मान बताना है क्या होगा, यही छोटा सा सवाल था। अब आप इसे सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, देखो ये 2.25 है, 2.25 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 प्लस 0.25, 0.25 क्या होता है 1/4। तो यहाँ पे इसे 1/4 लिख सकता हूँ, इसे मैं 9/4 लिख सकता हूँ। तो 9/4% इसके बराबर है, तो ये 2.25 की जगह मैंने लिखा 9/4%। मुझे चाहिए 21, तो आप पहले तो 4 उधर मल्टीप्लाई करेंगे 1944 में, तो ये 9% का मान आएगा। ठीक है फिर 3 से डिवाइड कर दूंगा तो 3% आएगा। और ठीक है अब मेरे पास ये 3% की वैल्यू आई है ये। ठीक है मुझे क्या चाहिए 21%, तो 3 में किससे गुना करना पड़ता है 7 से गुना करना पड़ता है, यही आएगा। या तो आप पूरा कर लेते कि डिवाइडेड बाय 9 इंटू 4 फिर इंटू 21, मैं पूरा ही लिख देता हूँ वरना नए बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है यहाँ पे इंटू 4 करा डिवाइडेड बाय 9 1% का मान इंटू में 21। ठीक है ये मेरा इस सवाल का उत्तर है। यहाँ पे आप देखेंगे 3 और यहाँ पे मेरे पास आएगा 7। अब सोल्व करेंगे इसे, चारों ऑप्शन में 2 ऑप्शन की यूनिट डिजिट सेम है, इसकी और इसकी, इन दोनों की थोड़ी सी अलग है। आप देखेंगे जीरो तो आएगा नहीं, ऊपर जीरो वाला तो कुछ है ही नहीं सोल्व करने के बाद, ये दोनों तो आएंगे नहीं, इन दोनों में से आंसर आएगा, यूनिट डिजिट से कर सकते हैं। अगर 3 से काटूंगा यूनिट डिजिट 4 कब मिलती है हमें 8 टाइम्स, तो यहाँ पे इसकी यूनिट डिजिट सोल्व होने के बाद 3 से इसे यही कटेगा 3 से, तो 8 आएगा, 8 4 जा 32, 2 आएगा, 2 इंटू 7 4 आएगा, तो यूनिट डिजिट 4। ये मेरा इस सवाल का उत्तर होगा। चलेंगे आगे, वरना पूरा काट के देख लो निकाल लो तब भी आंसर यही। अगला सवाल हमारे पास, करो ट्राई क्या आएगा इस क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में क्या कहता है, हमारे पास कुछ पैसे हैं जो हमने कंपाउंड इंटरेस्ट पे लगाए, जो बन जाते हैं 7800 3 साल में, और बन जाते हैं 11232 5 ईयर्स के अंदर। हमें बताना रेट परसेंट क्या हो। आप फटाफट से ये देखेंगे मेरे पास क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में, प्रिंसिपल इस पे R% की ब्याज लगाऊंगा तो अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, फिर इस पे R% का जो अमाउंट बनाया है 1 साल के बाद उस पे R% का ब्याज लगाऊंगा तो अमाउंट आफ्टर 2 ईयर, फिर इस पे R% लगाया अमाउंट आफ्टर 3 ईयर, इस पे R% लगाया अमाउंट आफ्टर 4 ईयर, और इस पे R% लगाया तो मैंने कहूँगा अमाउंट आफ्टर 5 ईयर। ऐसे ही होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में। यहाँ पे हमें क्या दे रखा है 3 साल और 5 साल, मतलब अमाउंट आफ्टर 3 ईयर दे रखा है मुझे 7800 और अमाउंट आफ्टर 5 ईयर दे रखा है 11232। तो हमें बताना है ब्याज की दर क्या है। आप क्या इसे प्रिंसिपल मान सकते हैं, मैंने कहा 3 साल के बाद जो अमाउंट था वो मेरा प्रिंसिपल है, इस पे 1 साल और फिर 1 साल, इस पे अगर मैं 2 साल का ब्याज लगाता हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट पे R% के हिसाब से तो मेरे पास ये वाली वैल्यू आएगी। ठीक है तो सिंपल हो गया, ये मेरा प्रिंसिपल है, ये 2 साल के बाद जो अमाउंट बना वो ये है, हमें ब्याज की दर बतानी है। ठीक है अब इसे सोल्व करने के लिए आप चाहें तो रेशियो मेथड लगा दें, जो कि जनरली हम यूज करते ही हैं, वरना बेसिक मेथड भी लगा सकते हैं। अमाउंट क्या होता है मेरे पास 11232, ये होता है मेरे पास प्रिंसिपल 100 प्लस R डिवाइडेड बाय 100, और इनटू में कितने साल की बात कर रहे हैं 2, और यहाँ पे प्रिंसिपल को भी अगर मैं पूरा लिख दूं तो प्रिंसिपल है 7800 और यहाँ पे वैल्यू है मेरे पास 11। या तो इसे सोल्व करके निकाल लें, दूसरा तरीका क्या है बेसिक से जो लोग करते हैं वो ऐसे करते हैं, वरना हम रेशियो निकाल लेते हैं। ठीक है मैं 7800 और 11232 का रेशियो निकालूंगा। ठीक है 2 साल की बात कर रही है।
ठीक है। अगर 2 साल में यहाँ पे मेरे पास प्रिंसिपल रेशियो अमाउंट ये है, तो आप देखेंगे यहाँ पे 78, देखो यहाँ पे 2 जीरो तो नहीं है, तो 2 जीरो तो एलिमिनेट नहीं होती हुई मुझे दिख रही, तो मैंने कहा 78 किसका मल्टीपल है, ये होता है 13 × 6। तो आप चाहें तो पहले 13 से काट लें, मैंने कहा ये 600 बचेगा और यहाँ पे 13 से काटूंगा, तो मेरे पास 8 जा 83, 6 जा 52, 4 जा, ये वाली वैल्यू आएगी। अब मैं इसे आगे 6 से काट सकता हूँ, क्या ये कटेगा क्या, 10 6 18 कट जाएगा 6 से, तो मेरे पास यहाँ पे आएगा 100 और ये वाली वैल्यू मेरे पास आएगी 1 जा 4 जा और 4 जा। तो अगर मैं 100 रुपये निवेश करता हूँ तो 2 साल ब्याज लगने के बाद वो कितने बनते हैं, 144 बनते हैं। ये 2 साल की बात करी। जब हम 1 साल की बात करते हैं, क्योंकि 1 साल पे ही हम ब्याज निर्धारित करते हैं कितना होगा, तो हम क्या करते हैं, इसका रूट ले लेते हैं। ठीक है, 2 साल है तो पावर 1 ईयर जाने के लिए इसकी पावर क्या कर देंगे, 1/2। 3 साल होता तो पावर क्या करते हैं हम, 1/3 करते हैं। तो ये होगा 1 साल का मेरा 100, 144 की पावर 1/2। तो ये मेरे पास आ जाएगा 1 साल का जो ब्याज लगेगा 10 रुपये पे मुझे 12 रुपये अमाउंट बनेंगे। प्रिंसिपल अगर मेरा 10 रुपये है तो अमाउंट आफ्टर 1 ईयर 12 होता है, तो 2 का ब्याज मिल रहा है 10 पे, 100 पे कितने का मिलेगा, 20 का, तो ब्याज की दर हो गई 20%। ठीक, समझाने के लिए करा है इतना, वरना एग्जाम में तो बस आपको ये स्टेप लिखना होता है, के बाद काट के आप इस स्टेप पे पहुंचते हैं। ये स्टेप देखते ही आपको समझ आ जाता है, भैया ये 2 साल में 44% है, 20-20 का इफेक्टिव गया होगा तो 44 बनेगा, या तो ऐसा सोचेंगे, वरना हम इसका रूट लेंगे 10-12, मतलब 10 पे 12 बन रहा है 1 साल के अंदर, तो 2 का ब्याज मिल रहा है 10 पे, तो कितने परसेंट हो गया ब्याज की दर, 20% हो गई। चलूँ आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखो, क्वेश्चन में क्या आता है मेरे पास, 18,000 रुपये हैं, ये बन जाते हैं 21,780 रुपये 2 साल के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट पे, जहाँ पे ब्याज मेरा सालाना संयोजित किया जाता है, कंपाउंडेड एनुअली दे रखा है। हमें बताना है कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा सेम सम पे, सेम रेट ऑफ सेम पीरियड के लिए, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट को मैं 5% पर एनम से बढ़ा दूं। ठीक, अगर मैं सोल्व करता हूं, यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे मेरे पास अमाउंट प्रिंसिपल है 18,000 रुपये और अमाउंट है मेरे पास 21,780। ये 2 साल की बात चल रही है। पहले तो रेशियो सिंप्लीफाई कर लेंगे, 1 जीरो से मेरी 1 जीरो कट जाएगी, और कुछ काट सकते हैं क्या, देखो 2 जीरो वाला पार्ट तो छोड़ दो, ठीक है, इसे हम अभी नहीं काटेंगे। हम 18 किसके फैक्टर है, 18 9 और 2 का फैक्टर है, क्या ये वाली वैल्यू मेरी 9 से कट रही है। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पे ये 3 10 18, सम ऑफ डिजिट 9 से कट रहा है तो 9 से कटेगा, और ये इवन है तो 2 से भी कटेगा, तो 18 से मैं पूरा पूरा काट दूंगा, ये बचेगा 100, और ये मेरे पास 18 से काटूंगा एक कम 37, 2 जा 1 जा। ठीक है, तो 2 साल की वैल्यू अगर बात करूं तो अगर 100 रुपये लगाए तो 121 बनेंगे, 1 साल की बात करूंगा तो रूट ले लूंगा, 10 रुपये निवेश करूंगा तो 11 बनेंगे, 10 पे ब्याज कितने का मिलेगा, 1 का, तो 10 पे 1 का ब्याज मतलब 10%, ब्याज की दर आ गई मेरे पास 10% इनिशियली। अभी क्या आता है कि ब्याज की दर हमें 5% से बढ़ानी है, तो ब्याज की दर कितनी हो जाएगी, नहीं 15%। 2 साल के लिए कितना ब्याज मिलेगा, इतने प्रिंसिपल पे हमें वो बताना है, तो निकाल लेते हैं भाई। आप कहेंगे सर अगर इफेक्टिव रेट निकालूं 15% का 2 साल का, तो ये क्या होगा, 15 प्लस 15 प्लस 15 इंटू 15/100, ये तो वैल्यू याद होती है 32.5% आता है। ठीक है, 32.5% 18,000 का, 1% होगा 180, तो 32.5 इंटू में 180, दिस इज माई आंसर 325 इंटू में 80। सोल्व कर लेंगे। देखो 1800 तो ये कुछ हो ही नहीं सकता, ये तो पहले ही दिख रहा है, 18 को 100 से करूंगा तब आएगा। ठीक है, 3 से करूंगा 5400 से थोड़ा सा ज़्यादा वैल्यू कुछ होगी, 4400 नहीं हो सकता, 5500 का भी कोई उम्मीद नहीं दिख रही, नहीं 5500 हो सकता है, ये नहीं होगा, ये होगा यूनिट डिजिट से अगर मैं करूँ। 4600 मैंने पहले ही काट दिया था अप्रोक्सीमेशन से, उसके बाद अगर मैं यूनिट डिजिट देखता हूँ तो मेरे पास 8 पंजे 40 जीरो आएगा, तो लास्ट में जीरो इसी में आ रहा है, 500 इज द राइट आंसर। मल्टीप्लाई भी कर सकते थे, पूरा सिंपल ही मल्टीप्लाई। अगले सवाल पे चलता हूं मैं, 10वां सवाल। अब देखो यहाँ पे सवाल में हमें क्या दे रखा है, जोसेफ ने क्या करा, टोटल 52,500 रुपीज अपनी 2 डॉटर्स के बैंक अकाउंट में जमा कराए। एक डॉटर 15 साल की है और एक डॉटर 16 साल की है।
वो चाहता है कि दोनों डॉटर्स में पैसे कुछ इस तरीके से डाले कि जब उसकी डॉटर्स दोनों 18-18 साल की हों तो उन्हें सेम अमाउंट मिले। ठीक है, तो हमें बताना है कि जो उसकी यंगर डॉटर है उसके अकाउंट में उसने कितने पैसे डाले होंगे। बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है ये, मतलब इट्स लाइक क्वेश्चन पढ़ते ही आप आंसर मार्क कर सकते हैं, इतना छोटा। ठीक है, इसकी जो डायरेक्ट ट्रिक होती है पहले मैं वो बताता हूँ, फिर बेसिक से बताऊंगा और फिर ट्रिक दोबारा एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, यहाँ पे 15 और 16 साल, एक लड़की 15 साल की एक 16 साल की है और मेच्योरिटी दोनों की सेम एज में होने वाली है। तो हम क्या करते हैं इस तरह के सवाल में, मेच्योरिटी कितने भी साल के बाद हो ये फर्क नहीं पड़ता, हम डिफरेंस देखते हैं, क्योंकि कंपाउंड ट्रस्ट की यहाँ पे बात की गई है। अगर मैं डिफरेंस देखता हूँ दोनों की एज में, वो कितने साल का, कितना का फर्क है, एक का फर्क है। ठीक है, ब्याज की दर कितनी है, 10%। अगर एक साल की बात का, एक साल का गैप है दोनों के अंदर, तो एक साल में अगर 10% के हिसाब से ब्याज लगाऊंगा तो आप कहेंगे सर 10 रुपये निवेश करोगे आप, तो ब्याज कितना मिलेगा इसका, 10% एक, तो अमाउंट कितना होगा, एक, मतलब 11, यही होगा। तो अब होगा क्या, देखो छोटे वाली जो लड़की है उसे मेच्योरिटी के लिए कितना पैसा मिलेगा, उसे ज्यादा टाइम के लिए उसका पैसा बैंक में रहेगा तो उसे ब्याज ज्यादा मिलेगा। जो बड़ी लड़की है उसे क्या मिलेगा, ब्याज कम मिलेगा, क्योंकि उसके पास टाइम कम है मेच्योरिटी के लिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो पिताजी हैं उनके, उन्हें छोटे वाली लड़की के अकाउंट में ज्यादा, सॉरी, कम पैसे डालने होंगे और बड़े वाली लड़की के अकाउंट में ज्यादा पैसे डालने होंगे, जिससे कि उनकी मेच्योरिटी क्या हो, सेम टाइम पे हो। मैं रिपीट करता हूं, मैंने कहा छोटी वाली लड़की के अकाउंट में जो पैसे डाले जाएंगे उसके पास ज्यादा टाइम है 18 साल होने में, तो उसे ब्याज ज्यादा मिलेगा। अगर ब्याज ज्यादा मिलेगा और फाइनल जो अमाउंट है दोनों लड़कियों का सेम रखना है, तो इसका मतलब क्या होगा, छोटी वाली लड़की के अकाउंट में कम पैसे डालने पड़ेंगे और बड़ी वाली लड़की के अकाउंट में ज्यादा पैसे डालना पड़ेंगे। तो एक तो छोटी सी चीज मैं ये कहता हूं इस तरह के सवाल में, जितना पैसा दोनों लड़कियों के अकाउंट में मिला के डाला, छोटी वाली लड़की के अकाउंट में क्या डाले जाएंगे, उसके आधे से कम पैसे डाले जाएंगे, क्योंकि बड़ी वाली लड़की में थोड़े ज्यादा पैसे हैं, छोटी वाली लड़की में कम पैसे डालने हैं। तो छोटी वाली लड़की में जो 50% होगा उससे कम वैल्यू छोटी वाली में डाली जाएगी, बड़े वाली के में 50% से ज्यादा वैल्यू डाली जाएगी। तो अगर मैं इसका 50% निकालता हूं तो 26,225 बनता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 250 बनता है, सॉरी। तो छोटे वाली लड़की के अकाउंट में इससे कम पैसा डाला जाएगा। चारों ही ऑप्शन 26,250 से कम है, तो डायरेक्टली मैं एलिमिनेट नहीं कर सकता। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, हम दोनों की एज में डिफरेंस देखते हैं कि छोटे वाली लड़की अभी 15 की है, बड़े वाली लड़की 16 की है, तो एज का गैप कितने का है, 1 साल का है, ब्याज की दर 10% है। तो 1 साल का अगर मैं ब्याज लगाऊंगा तो 10 रुपए पे वो बनेगा 11। ठीक है, ये 1 साल के डिफरेंस पे ये फर्क आएगा। तो मैं कहूंगा छोटे वाली लड़की के अकाउंट में कितना पैसा डाला जाएगा, कम वाला। यंगर लड़की के अकाउंट में 10 रेशियो पैसा डाला जाए और बिगर लड़की के अकाउंट में 11 रेशियो पैसा डाला जाए, तो मेरे पास क्या होगा, अमाउंट जो बनेगा इतने टाइम के बाद वो सिमिलर रहेगा। ठीक है, एट मेच्योरिटी। तो 10 और 11 ये टोटल होगा 21 रेशियो। 21 रेशियो टोटल बैंक कितने पैसे डाले गए हैं, 52,500 रुपीज डाले गए हैं। हमें बताना है यंगर लड़की के अकाउंट में कितने डाले गए, तो 10 रेशियो का मान बताना है। आप देखेंगे 21 से 52,500 को काटूंगा तो 2500 आएगा। 10 रेशियो का मान 25,000। ये इसका डायरेक्ट तरीका होता है क्वेश्चन को करने का। ठीक है, हमें बस टाइम पीरियड चाहिए, दोनों लड़कियों की एज के बीच का गैप कितना है, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन हो। अगर सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन होता है तो उसमें हमें एज भी कैलकुलेट करनी पड़ती है कि मेच्योरिटी कितने साल के बाद है। कंपाउंड इंटरेस्ट में मेच्योरिटी कितने साल के बाद है ये मैटर नहीं करता। अब इसी चीज को जो मैंने बताया मैं विद प्रूफ आपको करके दिखाता हूं। मैंने कहा यंगर लड़की के अकाउंट में वाई पैसे डाले गए और जो बिगर लड़की है, जो एल्डर लड़की है, उसके अकाउंट में बी पैसे डाले गए। ठीक है, वाई प्लस बी मुझे दे रखा है कितना है, 52,500 रुपए है। आप कहेंगे सर यंगर लड़की अभी कितने साल की है, 15 साल की है, मेच्योरिटी है 18 साल पे, तो कितना टाइम मिल गया इसे, 3 साल मिल गए। बड़े वाली लड़की 16 साल की है, उसकी मेच्योरिटी 18 साल पे, इसे 2 साल मिल रहे हैं। तो यंगर लड़की को कितना पैसा मिलेगा, आप कहेंगे सर ये वाई, अगर रुपए अभी डाले गए हैं तो 3 साल का ब्याज लगेगा, तो 100 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 100, यहाँ पे मेरे पास क्या है, 3 ईयर्स है। बड़े वाली लड़की अभी 16 साल की, 18 साल में मेच्योरिटी है, 8% के हिसाब से अगर ब्याज लगेगा तो उसका अमाउंट जब वो 18 साल की होगी कितना होगा, इतना होगा। ठीक है, क्योंकि 2 साल का टाइम मिला है। ये दोनों मुझे बराबर करने हैं। आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास ये 100 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 100, 100 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 100 है। ठीक है, यहाँ पे 3 साल है, यहाँ पे 2 साल है। तो अगर ये नीचे ले जाऊँ, यंगर लड़की डिवाइडेड बाई बिगर लड़की अगर मैं देखता हूँ, तो आप देखेंगे ये वाली वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी, या फिर बिगर लड़की डिवाइडेड बाई यंगर लड़की निकाल लो। तो पावर 3 है, यहाँ पे पावर 2 है, तो ये 100 प्लस आर डिवाइडेड बाई 100, ये 3 माइनस 2 आ जाएगा। और ये वाली वैल्यू क्या आएगी, 1। ये बेसिकली 3 माइनस 2 है क्या,
ये जो इन दोनों के बीच का गैप है ना, यही फाइनल निकल के आ रहा है। ये 3 ईयर मैंने कैसे निकाला था, ये 3 था मेरा 18 माइनस 15, ये था मेरे पास 2 ईयर्स 18 माइनस 16, ठीक है। अब इसमें से अगर मैं इस वाली वैल्यू को घटाऊंगा तो आप देखेंगे 18 से 18 एलिमिनेट हो जाएगा, तो 18 की इंपॉर्टेंस खत्म हो गई। तो फिर मेरे पास यहाँ पे आप देखेंगे ये 16 में से बेसिकली 16 माइनस 15 में यहाँ पे करूंगा जो कि 1 आएगा, ठीक है। तो बेसिकली हम जो इन दोनों लड़कियों के बीच का एज का गैप है वही यहाँ पे कंसिडर कर रहे होते हैं इस तरह के सवाल के अंदर। और यहाँ पे मेरे पास बड़ी लड़की के अकाउंट में जो पैसे डाले गए डिवाइडेड बाय छोटी लड़की के अकाउंट में, ठीक है। 100 रुपए छोटी लड़की के अकाउंट में डाले जाएंगे तो बड़ी लड़की में कितने डाले जाएंगे, ब्याज की दर है 10%, ठीक है। तो 100 प्लस 10 110, रेशियो निकालोगे तो आप वही आ गया ना 11:10। यही तो मैंने कहा कि छोटी लड़की के अकाउंट में अगर 10 रुपए डाले गए तो बड़ी लड़की के अकाउंट में 10% एक्स्ट्रा 11, ऐसे छोटी लड़की के अकाउंट में 100 रुपए डाले गए तो बड़ी लड़की में 10% एक्स्ट्रा कितना, 100 का 10% 10 तो 110। समझ आया या नहीं आया, ठीक है। डायरेक्ट अप्रोच होती है जो आपको पता होनी चाहिए। अगला सवाल मेरे पास क्वेश्चन में कहता है कि 66,300 रुपीज को ए और बी में कुछ इस तरीके से बांटना है कि जो ए को अमाउंट मिलेगा 8 साल के बाद और जो वो बराबर होगा जो बी को अमाउंट मिलेगा 10 साल के बाद, ठीक है। कंपाउंड ट्रस्ट एनुअली कंपाउंडेड किया जाएगा, ब्याज की दर हमें 10% पर एनम दे रखी है। तो हमें ए और बी का बेसिकली ये बताना है कि ए के अकाउंट में कितने पैसे डाले जाएं और बी के अकाउंट में कितने पैसे डाले गए होंगे, ठीक है। अभी 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आप देखेंगे यहाँ पे अगर मैं बी का ही देखूं पैसे बी के अकाउंट में कितने डाले गए हैं, इतना 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 इतना, चारों वैल्यू डिफरेंट है। खाली मैं बी का निकाल लूँ या खाली ए का निकाल लूँ तब भी मेरा आंसर आ जाएगा। अब मैं सम करके भी चाहूँ तो चेक कर सकता हूँ कि इतना ही आ रहा है क्या, दोनों के अकाउंट में जो पैसे डाले गए उनका सम 66,300 इसमें आ जाएगा, इसमें आ जाएगा, इसमें भी आ जाएगा, इसमें भी आ जाएगा, ठीक है। तो सम तो सेम ही आ रहा है तो डायरेक्ट सम से नहीं होगा, सोल्व करना पड़ेगा। अब आप फिर से देखें कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, ए को पैसे मिलेंगे 8 साल के बाद और बी को पैसे मिलेंगे कितने टाइम के बाद, 10 साल के बाद। और क्या होगा, अमाउंट क्या है, सेम आएगा। इसका मतलब क्या है, ए को कितने पैसे मिले होंगे, ए के अकाउंट में ज्यादा पैसे डाले गए होंगे और बी के अकाउंट में कम पैसे डाले गए होंगे क्योंकि एक की मेच्योरिटी 8 साल के बाद और बी की मेच्योरिटी 10 साल के बाद है, ठीक है। तो ए की मेच्योरिटी कम टाइम के बाद तो उसे ज्यादा पैसे डालने पड़ेंगे सेम अमाउंट बनाने के लिए, राइट। तो आप इसमें भी डायरेक्टली देखेंगे यहाँ पे ए की मेच्योरिटी 8 साल के बाद है, बी की मेच्योरिटी 10 साल के बाद है, तो इनके बीच का डिफरेंस कितने का हो गया, इनके बीच का डिफरेंस हो गया 2 साल का, ठीक है। तो अगर मैं डायरेक्टली कहूं कि ए और बी के अकाउंट में कितने पैसे डाले जाएंगे, पहले मैं लिख रहा हूं बी और फिर लिख रहा हूं ए, क्योंकि ए के अकाउंट में क्या है, ज़्यादा पैसे डालने हैं हमें। ब्याज की दर है कितनी, 10%। तो अगर 10 रुपये बी के में डालूंगा तो ए 10% के हिसाब से एक वैल्यू बनेगी, मतलब 11 रुपये मुझे ए के में डालने पड़ेंगे। अगर इनका डिफरेंस क्या होता, एक का होता, मतलब 1 साल का होता, डिफरेंस है 2 साल का, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। और ये वाली वैल्यू 100 और ये वाली वैल्यू मेरे पास 1:1 रेशियो। कंबाइंड रेशियो 221, कितने पैसे डाले गए टोटल, 66300 डाले गए। मेरे पास एक रेशियो का मान कितना आएगा, 300 आएगा। निकालना ये वाला आसान है ना, बी के अकाउंट में कितने डाले गए, 100 रेशियो किसके बराबर होगा, 30,000 के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। अगर इतने इतने पैसे ए के अकाउंट में 36,300 और बी के अकाउंट में 30,000 रुपये अगर हम डालते हैं तो 8 साल के बाद ए का जो अमाउंट बनेगा और 10 साल के बाद जो बी का अमाउंट बनेगा वो सेम बनेगा। आप चाहें तो इसे करने के लिए जो बेसिक अप्रोच पिछले क्वेश्चन में बताई थी, यू कैन यूज दिस अप्रोच एज वेल। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो इंस्टॉलमेंट्स के हैं। इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन थोड़े तकलीफ देते हैं बट देखते हैं, लेट्स ट्राई इट आउट कि कैसे करने हैं कम टाइम के अंदर। और जो टीयर 1 के लिए इंस्टॉलमेंट छोड़ के भी जाना चाहें अगर पेपर में, छोड़ के जा सकते हैं, आप टीयर 1 क्वालिफाइंग है, कोई टेंशन नहीं। देखो क्वेश्चन में क्या कहता है हमारे पास कि हमारे पास 4620 रुपीज़ है जो हमें 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे करना है। हमें बताना है हर एक इंस्टॉलमेंट मेरी कितने रुपए की होगी अगर जो मेरा ब्याज है वो सालाना संयोजित किया जाता है 10% पर एनम की ब्याज दर से। अगर मैं इसे सोल्व करूंगा तो कैसे सोल्व करूंगा, सबसे पहले तो आप ये बताओ, एक एनालॉजी से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है, ध्यान से करना।
मेरे पास मैंने आज कुछ पैसा उधार लिया, कितने रुपए, 4620 रुपये उधार लिए। ईयर मान लेता हूँ मैं, सन 2000 की बात चल रही, सन 2022 की। मैंने आज इतने पैसे उधार लिए, ठीक है। अब मुझे 2 इंस्टॉलमेंट में चुकाने हैं, तो पहली इंस्टॉलमेंट कब भरूंगा, अगले साल की आज की डेट को ही, 2023 को। उससे अगली इंस्टॉलमेंट भरूंगा मैं 2024 को, ठीक है। 2024 में मैं 2 इंस्टॉलमेंट भर दूंगा और जितना भी पैसा मैंने उधार लिया था वो मेरा फाइनली कंपनसेट हो जाएगा। अगर मैं 2024 में ही जाऊं, अगर मैं सारा का सारा पैसा क्या करता, 2024 में चुकाता, तो मुझे कितने रुपए पे करने पड़ते हैं? आप कहते हैं सर 4620 है, और ब्याज की दर कितनी है, 10% पर एनम की है, और कितने साल, 2 साल के बाद मैं पे कर रहा हूँ। 10% पर एनम की ब्याज दर का मतलब है 10 रुपए उधार लिए तो 11 देने पड़ेंगे, और यहाँ पे मैं 2 साल की बात कर रहा हूँ तो पावर 2, यही होगा, ठीक। इसके बाद अगर मैं 2 साल के बाद डायरेक्टली पैसे पे करता, इंस्टॉलमेंट का कोई चक्कर नहीं पड़ता, तो मुझे इतने पैसे पे करने पड़ते। लेकिन यहाँ पे मैं इंस्टॉलमेंट में पे कर रहा हूँ, तो मैं मान लेता हूँ 2023 में मैंने पहली इंस्टॉलमेंट भरी कितने रुपीज की, एक्स रुपीज की, और 2024 में जब फाइनल इंस्टॉलमेंट मुझे भरनी है वो भी एक्स रुपीज की भरनी है, तो मैंने भर दी। अब देखो, जब ये वाली वैल्यू इसकी 2024 की वैल्यू की बात करूं, जो पैसा मैंने 2024 में दिया फाइनल अपना सारा जो बैलेंस है वो खत्म करने के लिए, वो एक्स है, तो इसमें मुझे कोई ब्याज नहीं मिलेगा। लेकिन जो 2023 में पैसा दिया, ये तो मैंने पहले दे दिया ना, क्या मैंने 1 साल पहले ये वाला पैसा दे दिया? अब ये जो 1 साल पहले पैसा दिया है इस पे भी तो ब्याज लगेगा। या फिर मैं कहता हूं कि चलो मैंने पैसा लिया तुमसे 4620 रुपए, और मैं 2 साल के लिए लिया है, 2 साल के बाद मैं तुम्हें दूंगा, तो मैं इतना पैसा देता, ठीक है। अब मैं इंस्टॉलमेंट भूल के मैं क्या करता हूं, 1 साल के बाद 2023 के अंदर एक्स अमाउंट में एक बैंक में जमा कराता, ठीक है, और उसके बाद 2024 के अंदर एक्स अमाउंट में इस पर्टिकुलर पर्सन को दे देता, ठीक है। लेकिन जो आपने एक्स अमाउंट बैंक में जमा कराया इस पर्सन को देने की जगह, उस पर भी तो आपको ब्याज मिलेगा ना 1 साल का। ये बैंक में 1 साल एक के बाद आपने पैसे जमा कराया, अब 1 साल के बाद आप वापस बैंक से निकालोगे तो कितना मिलेगा आपका, जो आपकी ब्याज दर है 10% पर एनम। तो बैंक में जो ये पैसा 2023 में आपने एक्स रुपीज डाले, इस पे ब्याज लग के ये वैल्यू कितनी बन जाएगी, ये बन जाएगी 10% का ब्याज लगा लूंगा तो एक्स इंटू 11/10। तो यहाँ पे जो मान आएगा मेरे पास, जो इसकी फ्यूचर वैल्यू होगी इस एक्स अमाउंट की 2024 में, वो होगी एक्स इंटू में 11/10, ठीक है। तो ये मेरा पैसा हुआ 1 साल के बाद जो गया, दूसरे साल के बाद जो पैसा गया वो गया, इससे मेरा पूरा का पूरा क्या हो गया, बैलेंस खत्म हो गया। तो आप इस तरीके से समझें कि वो पैसा जो आप 1 साल के बाद 2 साल के बाद जो दे रहे हैं, वो पहले आप बैंक में जमा करा रहे हैं, और मुझे बस लास्ट डेट को देखना है कि 2024 को मुझे अपने क्या करनी है, पूरी की पूरी ये किस्त खत्म करनी है। तो सारा का सारा पैसा मैंने जिससे उधार लिया मैं 2024 में ही दूंगा, उससे पहले जितने भी पैसे दे रहा हूँ वो मैं बैंक में जमा कराता रहूंगा, लास्ट में बैंक से निकाल लूंगा। तो मैंने क्या करा यहाँ पे, मैंने कहा इंस्टॉलमेंट पे करनी है ना, ठीक है। एक्स की इंस्टॉलमेंट 2023 में जाएगी, एक्स की 2024 में, 2024 में सारा बैलेंस खत्म होगा तो डायरेक्टली एक्स रुपीज मैं इसे दे दूंगा, और जो 2023 वाला एक्स रुपीज है ये मैं बैंक में डालूंगा। 1 साल मुझे मिल गया, 1 साल इस पर ब्याज लगेगा। 1 साल के बाद जब देने की बारी आएगी तो बैंक से कितना पैसा मिलेगा, मुझे इतना मिलेगा। तो इसकी जो फ्यूचर वैल्यू होगी वो इतनी होगी 2024 में। तो 2024 में इतना पैसा और एक्स जो मैं 2024 में दे रहा हूँ, इन दोनों को जोड़ दूं तो जितना पैसा मुझे देना था 2024 में वो इतना होगा। ये पूरा का पूरा मैंने बेसिक कंसेप्ट ही आपको समझा दिया एक एनालॉजी के हिसाब से कि करेंगे तो ऐसे करेंगे। और यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ एक्स का मान हम निकाल सकते हैं, एक्स सोल्व करेंगे यहाँ पे, ये 21/10 ये किसके बराबर, 4620 इंटू में 121/100। यहाँ 10 से 10 कटेगी, 121 तो 21 से कटेगा नहीं, तो 21 से यही काटना पड़ेगा, 2 जा और ये 2 जा 0, 121 इंटू में 220 0, ठीक है। 22 इंटू 1 2 4 और 6 4 कैरी फॉरवर्ड 20 2662, ये मेरा इस सवाल का उत्तर आएगा, ठीक है। 10 से 10 क्लियर हो गया। अब इस तरह के सवालों में हमारे पास काफ़ी सारी ट्रिक्स भी होती हैं। एक ट्रिक तो ये कहती है कि भैया यहाँ पे अब मुझे पता है कि 2 साल या 3 साल के लिए पैसा अगर जा रहा है तो 11/10 का स्क्वायर करूंगा तो यहाँ पे जो भी मेरा आंसर आएगा वो 11 के स्क्वायर का मल्टीपल होगा। जो भी मेरे पास ये इंस्टॉलमेंट वाली वैल्यू आएगी, जब क्योंकि आप इस साइड जब भी सोल्व करेंगे ये जो 11 स्क्वायर है यहाँ पे कभी भी आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। ये अब डिटेल में जाऊंगा तो बहुत लंबा खिंच जाएगा ये सारी ट्रिक समझाने के लिए, बट जब भी हमारे पास इस तरह के क्वेश्चन आते हैं इंस्टॉलमेंट वाले, तो हम कहते हैं अगर ब्याज की दर मान लो मेरे पास 10% है, तो जब 2 साल के बाद इंस्टॉलमेंट में पे कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं जो मेरे पास प्रिंसिपल वैल्यू होगी उसमें 10% का ब्याज मतलब 10
का 11 बनेगा और इसका स्क्वायर 2 साल की अगर बात कर रहे हैं, 3 साल की बात कर रहे हैं तो क्यूब। तो जो मेरा आंसर होगा वो इसके स्क्वायर या इसके क्यूब का मल्टीपल होगा। तो यहाँ पे मेरा जो भी आंसर होता है वो 11 स्क्वायर का मल्टीपल होता है, ये मैं चेक कर सकता था। बाकी यहाँ पे चारों ऑप्शन आप देखेंगे, चारों ही ऑप्शन 11 के मल्टीपल है, फिर 11 से डिवाइड करके दोबारा 11 से चेक करते कौन सी वैल्यू कट रही है, और हो सकता है सारे ऑप्शन फिर भी 11 के मल्टीपल रह जाते तो थोड़ी दिक्कत बनती। इसलिए मैंने यहाँ पे पूरा का पूरा बेसिक से, ये ऑब्जर्व करने वाली बात है कि क्वेश्चन देखते ही आप ये चीज़ ऑब्जर्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन में मल्टीप्लीकेशन मेथड से ही जल्दी आ जाता है आंसर, अदरवाइज यू हैव टू डू इट सोल्व इट मैनुअली। अभी जो मैंने ये को मेथड किया ये मैंने बिल्कुल बेसिक वाला आपको समझाते हुए करा। अदर दूसरी अप्रोच हमारे पास इस तरह के क्वेश्चन में क्या होती है वो देखो। ठीक है, मुझे 2 इंस्टॉलमेंट भरनी है इक्वल। ठीक है, मैं यहाँ पे करूँ क्या, नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ मैं। ठीक है, मेरे पास ब्याज की दर क्या थी, 10% पर एनम। ठीक है, पहले साल मैंने जो पैसा भरा, आप कहेंगे सर 10 रुपये अगर आपको पे करने हैं तो आपको कितने रुपए भरने पड़ेंगे, 11 रुपये भरने पड़ेंगे। एक साल का ब्याज जो भी पैसा है आपने लिया है उस पर 1 साल का ब्याज लगा के देना पड़ेगा ना। और एक जो सेकंड किस्त है, मैंने सेकंड ईयर की अगर मैं बात करूं तो आज मैंने कुछ पैसा लिया, मैंने 1 साल के बाद इसका कुछ हिस्सा मैंने दिया, और एक कुछ हिस्सा मैंने 2 साल के बाद दिए, तो इस पर 2 साल का ब्याज लगेगा। तो आप कहेंगे सर ब्याज की दर अगर 10% है, 1 साल में 10 का 11 बनेगा, 2 साल में तो क्या आपको 121 रुपये पे करने पड़ेंगे टू बैलेंस इट आउट, राइट। अगर मैं देखूं यहाँ पे मुझे दोनों इंस्टॉलमेंट कितनी करनी थी, इक्वल पे करनी थी। तो यहाँ पे मैं क्या इक्वल पे कर रहा हूँ, आप कहेंगे सर यहाँ पे आप 121 रेशियो रुपीज पे कर रहे हो, यहाँ पे 11 रेशियो रुपीज पे कर रहे हो। आपको इक्वल करनी है तो ये वाला रेशियो और ये वाला रेशियो बैलेंस होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसमें 11 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी 110 रुपये। यहाँ पे 121 दिए मैंने, और यहाँ पे अगर मैं देखूँ 100 रुपये के मैंने कितने रुपए दिए, 121 रुपये दिए। तो टोटल मैंने कितना जमा कराया पैसा, 110 और 100, ये मैंने 210 रुपये की मूल राशि जमा कराई। इस मूल राशि को देने के लिए मुझे कितना रुपए पे करना पड़ा, मुझे 121 प्लस 121 दैट इज 242 रुपीज पे करने पड़े। ठीक है, हमसे क्या पूछा था क्वेश्चन के अंदर कि हमारी ईच इंस्टॉलमेंट कितने की है, तो 121 की एक इंस्टॉलमेंट है, मुझे 121 का मान बताना था। अगर मेरे पास 210, टोटल पैसे मैंने कितने उधार लिए थे, टोटल पैसे 4620 उधार लिए थे, तो 210 मेरा 4620 को रिप्रेजेंट करेगा। और यहाँ पे मुझे 121 रेशियो का मान बताना है, एक जीरो से एक जीरो कटेगी आपकी, 21 से काटूंगा तो ये मेरे पास कितना आएगा 22, तो एक रेशियो 22 के बराबर, तो 121 इंटू में 22 26। ये अप्रोच आप फॉलो कर सकते हैं सोल्व करने के लिए, डायरेक्ट रेशियो मेथड से हम करते हैं। ठीक है, अगले सवाल पे मैं चलता हूँ अब। ठीक है, आज की क्लास का आखिरी सवाल, थोड़ा अच्छा सवाल भी है, करें सोल्व। ठीक है, क्वेश्चन में कहता है कुछ पैसे बोरो किए गए और इन्हें 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में पे किया गया, जो कि इंस्टॉलमेंट मेरी 980 रुपीज की थी। ब्याज की दर है 4% पर एनम। हमें बताना है कितने पैसे उधार लिए गए थे। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सवाल हमारे लिए बन गया, क्या है सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बड़ी कैलकुलेशन फंसेगी इसमें, क्योंकि मैंने तो पहले सोल्व करके देखा ही था कराने से पहले। और आप देखेंगे 4 ऑप्शन मुझे दे रखे हैं। इस क्वेश्चन में एक खास बात ये कि जो आंसर्स है ना, ये भी अप्रोक्सीमेट आंसर्स हैं, एग्जैक्ट आंसर्स नहीं। ठीक है, अब मैं आपको एक बार बेसिक अप्रोच समझाता हूँ, इस क्वेश्चन को देख के हमारे दिमाग में क्या आ सकता है। ठीक है, और हमें कैसे सोल्व करना है कम टाइम में, क्योंकि एग्जाम में हमें एग्जाम बेस्ड अप्रोच भी तो बतानी है। अगर मैं ये कह के छोड़ दूँ भैया ये तो मुश्किल है, होगा ही नहीं, ठीक है, इससे काम नहीं चलेगा, हमें एग्जाम में सारे क्वेश्चंस करने हैं, राइट। आप देखेंगे सबसे पहली चीज़ तो मैं ऑप्शंस में ऑब्जर्व करूँ तो ये ऑप्शन, ये ऑप्शन, ये ऑप्शन, ये ऑप्शन, क्या ये ऑप्शंस में काफ़ी ज़्यादा दूरी है, मतलब 100 का डिफरेंस लगभग आ रहा है। ये चीज़ मैंने क्वेश्चन पढ़ के ऑब्जर्व कर ली। अब मैं क्वेश्चन को सोल्व करता हूँ, बेसिक से करूंगा पहले मैं, फिर जब उसमें फंसूंगा तो मैं फिर ऑप्शंस की मदद ले लूंगा कि मैंने कहा यार अब तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, अब ऐसे बेसिक से बात नहीं बनेगी मेरी भाई। देखो मैंने क्या करा, 980 रुपए की 2 इंस्टॉलमेंट्स पे करी। ठीक है, ब्याज की दर थी मेरे पास 4% पर एनम। तो हमें बताना है कि कितने पैसे उधार दिए गए थे। ठीक है, आप कहेंगे चलो मैंने मान लिया कि पी मैंने अमाउंट उधार लिया था, 2 साल के बाद अगर मैं पे करता पी अमाउंट को तो कितने रुपए पे करने पड़ते। आप कहते सर 2 साल का ब्याज लगेगा 4% के हिसाब से, 4% होता है 1/25, 25 रुपए लिए तो 26 रुपए देने पड़ेंगे। ये 1 साल का है, 2 साल के लिए पावर 2 कर देंगे। पहले साल के अंत में मैंने 980 रुपये जमा कराए, तो 1 साल का ब्याज मुझे एक्स्ट्रा मिलेगा क्योंकि 1 साल पहले दे दिए हैं पैसे, इसकी फ्यूचर वैल्यू 2 साल के बाद जो होगी वो होगी 980 और 26/25।
और ये जो दूसरे साल के अंत में जो किस्त दे रहा हूँ वो तो नहीं होगी। इसे सोल्व करके मुझे पी का मान निकालना है, ठीक है ना। तो कैलकुलेशन आप कर सकते हैं यहाँ पे। इसे मैं सोल्व करूंगा, 980 को मैंने जब मान लो कॉमन ले लिया, यहाँ पे 25 प्लस 26, ये वाली वैल्यू 51/26 आ जाएगी। यहाँ पे आप देखेंगे ये पी है, 26 का स्क्वायर ये 576 हो जाएगा, और यहाँ पे 25 इंटू 25, ये 25 है सॉरी, तो 25 इंटू 25 है, ये 25 कट जाएगा, तो यहाँ पे मेरे पास एक 25 स्क्वायर से मैंने ये स्क्वायर काट दिया, खाली 25 बचा। और जो मेरा आंसर आएगा वो आएगा 980 इंटू में 51 इंटू में 25 डिवाइडेड बाई 576। डू यू थिंक इट इज डूएबल इन द एग्जामिनेशन? कि क्या मैं इस सवाल को बड़े आसानी से एग्जाम में सोल्व कर पाऊंगा? चारों ऑप्शंस ऐसे दे रखे हैं, ये कैलकुलेशंस करनी है, 576 से फिर डिवाइड भी करना है, और कुछ कॉमन आके कटता हुआ भी नहीं दिख रहा। मैं आप ज़्यादा से ज़्यादा आप यहाँ पे क्या करेंगे कि आपका पास 26 का स्क्वायर है, 4 से काट देंगे ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे और इसे, फिर कैलकुलेशन आपको करनी ही पड़ेगी एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए। मैं पूरा करके भी दिखा देता हूँ आपको एक बार। अगर मैंने इसे 4 से काटा तो 4 मेरे पास 2 जा, 4 जा और 5 जा, ठीक है। यहाँ पे 4 से काटूंगा तो मेरे पास 1 जा, 4 जा और 4 जा, और यहाँ पे 245 को पहले 51 से, 25 से, 144 से, तो इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। आई डोंट थिंक इतना करना जायज होगा। और यहाँ पे आप देखेंगे 144 से आगे कुछ भी इसमें नहीं कट रहा, कोई भी कॉमन वैल्यूज नहीं है। 51 को आप चाहें तो यहाँ पे 3 से कट जाएगा, ये 17, और यहाँ पे 3 4 जा 12, ठीक है। तो मेरे पास लास्ट कैलकुलेशन ये होगी 48, और यहाँ पे ये कुछ, ठीक है। तो अभी भी ये इट्स अ टास्क दैट नीड्स क्वाइट कैलकुलेशन स्पीड टू सोल्व, एंड आगे को कौन सोल्व नहीं हो रहा। अब इसे करने का मैं एक दूसरा तरीका आपको बताऊं क्या? एक तो रेशियो मेथड ही आप लगाओगे, रेशियो मेथड में भी सेम ही कैलकुलेशन आपके पास बनेगी। आप कहेंगे सर 980 दोनों बार आपने पे करा, ब्याज की दर थी हमारे पास 4%, तो पहले साल के लिए आप कहोगे कि अगर मैं रेशियो मेथड से भी करता तो 25 रुपये निवेश करता तो 26 रुपये देने पड़ते, और दूसरे साल 25 का स्क्वायर 625 रुपये जमा करता तो मुझे कितने देने पड़ते? 576 रुपीज़ मुझे पे करने पड़ते। सॉरी 676 रुपीज़, यहाँ पे 576 लिख दिया गया मैंने, सॉरी इसे सही कर लेना, 676 है यार। और ऐसी कैलकुलेशन मिस्टेक आपने कर दी एग्जाम में तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो मेरे पास बचा क्या था ये, जस्ट सेकेंड, ये मेरे पास बचा था 980 इंटू में 51 इंटू में 25 डिवाइडेड बाई 670। दिस इज व्हाट यू नीड टू सोल्व टू गेट द आंसर। अब मैंने कहा कि एक साल में इतना, 2 साल में 625 का 76 तुम्हें देना था। अब हमें क्या करेंगे, दोनों किस्त बराबर हैं तो इसे 676 बनाने के लिए इंटू 26 कर देंगे। तब भी मेरे पास यहाँ पे 26 करूँगा, 25 इंटू 26 करेंगे तो मेरे पास 650 आएगा ये। तो यहाँ पे ये मेरे पास 650, और ये वाली वैल्यू मेरे पास 670, हाँ 6 बन जाएगी। आप कहेंगे सर 676 रेशियो मेरा किसके बराबर है? ये मेरा बराबर दे रखा है 980 रुपीज़ के, और मुझे वैल्यू किसकी बतानी है, मुझे 625 प्लस 650 डेट इज 1275 का मान बताना है। तो ये होगा 980 डिवाइडेड बाय 676 में 127, गेटिंग? अभी फिर वहीं फंस गए हम जाके। तो दोनों अप्रोचेस कोई भी काम की नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक अप्रोच हम यूज कर सकते हैं, डेट इज द अप्रोक्सीमेशन अप्रोच। अप्रोक्सीमेशन अप्रोच में क्या होगा कि हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल पाएंगे। अब मैं इसे अगर एक बार रब कर दूं तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। मैं एक बार रब कर रहा हूं इसे, स्लाइड को, या फिर कॉपी करने का भी कोई ऑप्शन हो तो इस स्लाइड को, ये वाला पार्ट भी रहने देते हैं, और यहाँ, हाँ है तो ऑप्शन कॉपी करने का, आई एम जस्ट कॉपिंग इट आउट। यहाँ से मैं सारा का सारा रीच कर, कॉपी वाली पे नहीं चलेगा, कॉपी कर दिया तो ये हट ही नहीं रहा यार, कोई दिक्कत है, आता रहे कुछ भी। चलो दिख रहा है ना ये क्वेश्चन? अब ध्यान से देखना इसे,
मैंने कितने पैसे उधार लिए हैं, मैंने कुछ पर्टिकुलर अमाउंट उधार लिया होगा, ठीक है, उसमें मैंने एक साल के बाद 980 रुपीज़ दिए, उसके दूसरे साल के बाद 980 रुपीज़ दिए, तब जाके मेरी सारी की सारी क्या की हुई, किस्त खत्म हुई, ठीक है। अब यहाँ पे 4 ऑप्शंस भी दे रखे हैं मुझे, और ये मुझे ब्याज की दर भी दे रखी है कि 4% पर एनम ब्याज दर है, ठीक है। पहली चीज़ तो हमारे पास ये होगा कि जब हम 980 इसे अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये वाली वैल्यू होगी मेरे पास 1960। तो जो मैंने पैसे उधार लिए होंगे, क्या वो 1960 से ज़्यादा होंगे? नहीं, कम होंगे, क्योंकि कम पैसे जब मैं ब्याज लगा के दे रहा हूँ तो ज़्यादा ही पैसे पे करूंगा, तो 1960 से बड़ा तो मैंने पैसे उधार ले ही नहीं सकता। तो ये ऑप्शन नंबर डी कट गया मेरा, और ऑप्शन नंबर सी कट। जो आंसर आएगा वो किस में से आएगा, या तो 1760 मेरा आंसर होगा, या फिर 1850 मेरा आंसर होगा, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन पे मैं काम कर रहा हूँ। अब मैंने पहला ऑप्शन उठाया 1760, और दूसरा ऑप्शन है 1850, इनमें से ही मेरा आंसर होना चाहिए। जब मैं इसे, अगर मान लो मैंने 1760 पैसा उधार लिया होता, आप कहेंगे सर पहले मैंने ये पैसा उधार लिया, एक साल तक तो मैंने कोई भी पैसा पे नहीं करा, एक साल के बाद जब मैं पैसा पे करूंगा तो मेरा जो ब्याज लगेगा, क्या इस पूरे पैसे पे लगेगा एक साल तक? पहले साल की मैं बात कर रहा हूं, पहले साल इस पे ब्याज लगेगा, ब्याज की दर है 4%। इसका अगर मैं 4% निकालूंगा, इसे 1760 को फिलहाल, क्योंकि गैप बहुत ज्यादा है, 1750 अप्रोक्सीमेटली मैं मान लूं 17.5, 17.5 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, 35 दूनी 70, ठीक है। तो मेरे पास जो ब्याज मिलेगा यहाँ पे कितने का मिलेगा, 70 रुपए का ब्याज मिलेगा, ठीक है। एक साल के बाद जो मेरा अमाउंट बनेगा वो कितना बन जाएगा, इसमें अगर आप 70 जोड़ भी दें तो मेरे पास 1830 रुपए लगभग कुछ अमाउंट बनेगा, ठीक है। एक साल के बाद वैल्यू इतनी। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक पहली किस्त दूंगा, और उसके एक साल के बाद मैं दूसरी किस्त दूंगा, दो इक्वल किस्तों में मुझे सारा का सारा पैसा देना है। तो आप ये बताओ, जो पहली किस्त होगी, लगभग मैं मान लो इसका आधा मैंने पहली किस्त के तौर पे दे दिया, इसका आधा कितना होगा, 915 रुपए मैंने पहली किस्त के तौर पे दे दिया, तो फिर मेरे पास जो बचेगा पैसा वो कितना होगा, 915 होगा। होगा या नहीं होगा? मान लो इसका आधा पैसा जो मुझे देना था, क्योंकि दो किस्त में देना है, अभी एक साल के बाद वैल्यू इतनी बन चुकी है, ठीक है, इसे दो पार्ट में स्प्लिट करूंगा, 2x को भी अगर मैं इतना मान लूं, x मान के इसका ब्याज भी अगर एलिमिनेट कर दूं, तो मैंने कहा मेरी एक किस्त 915 रुपए की तो होगी, ठीक है। 915 मैंने यहाँ पे दे दिया, अब 915 रुपए बचे, इस पे 4% का ब्याज लगाऊंगा, 9 चौक 36, 9 चौक 36 का अगर मैंने इस पे ब्याज लगाया, तो अगली किस्त जो होगी मेरी, वो कितने की होगी, लगभग इसमें 36 जोड़ देंगे तो लगभग 950 की, ठीक है। तो मेरे पास ये तब निकल के आएगी वैल्यू लगभग ऐसी कुछ, जब 915 950 लगभग ऐसी कुछ मैं किस्त भर रहा हूँ, लेकिन मैं किस्त कितने की भर रहा हूँ, 980 की, थोड़ी ज्यादा की भर रहा हूँ। तो इस तरीके से मेरा काम यहाँ पे नहीं चलेगा। अगर मैं इसे 915 भी ना करूँ, अगर मैं परसेंटेज में ही देखूँ इफेक्टिव परसेंटेज कितना जा रहा है, तो यहाँ पे ध्यान से समझेंगे। आप कहेंगे सर इसके एक, मेरे पास पहले मैंने 4% का ब्याज लगाया इस वाले अमाउंट पे, ठीक है, उसके बाद जो वैल्यू बनी उसका मैंने एक तरीके से आधे के आसपास मैंने पहली किस्त दे दी। अगर 2 साल की बात कर रहे हैं तब हम इस तरीके से कर सकते हैं कि मैंने लगभग आधे के आसपास पहली किस्त में वैल्यू दूंगा, फिर जो इसका आधा अमाउंट बचेगा मेरे पास, लगभग उस पर फिर से ब्याज लगेगा, ठीक है। तो ब्याज की दर 4% है, अमाउंट क्या है मेरा, आधा हो गया, तो हाफ इंटू में प्रिंसिपल में करूं तो ब्याज कितना रह गया, 2%। तो पहले 4% का ब्याज इस पे, और अप्रोक्सीमेटली 2% का ब्याज मेरा इस पे इधर लगेगा। तो लगभग मेरे पास जो ब्याज मुझे भरना पड़ रहा है वो कितने का भरना पड़ेगा, क्या वो लगभग 6% का ब्याज भरना पड़ेगा दो किस्त में। अगर मेरे पास छोटी वैल्यूज पे हम काम कर रहे हैं तो हम यहाँ पे ये अप्रोक्सीमेशन वाला तरीका देख सकते हैं। बिल्कुल परफेक्ट तरीका नहीं है, लेकिन हाँ एक रफ आइडिया मिल जाएगा अगर चारों ऑप्शन में है। मैंने कहा यहाँ पे जो मैं पैसा उधार ले रहा हूँ, अगर उसे मैं 2 साल में लौटा रहा हूँ, 4% का मेरा ब्याज की दर है, तो जनरली नॉर्मल अगर 4% 2 साल के बाद ही देता, अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट पे निकालता तो आप कहते हैं 8% का ब्याज लगेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट पे निकालते तो आप कहते हैं सर 4% के हिसाब से इफेक्टिव निकालेंगे तो 8.16% का ब्याज लगेगा। लेकिन क्योंकि मैं क्या कर रहा हूं, आधा पैसा मैं एक साल के बाद भी दे रहा हूं, तो इसका मतलब आप कहेंगे पहले साल 4% का, दूसरे साल क्योंकि आधा पैसा जमा करा दिया है, दूसरे साल मेरे पास जो ब्याज मिलेगा वो 2% का लगेगा, क्योंकि आधा पैसा जमा कर दिया तो आधा ब्याज हो जाएगा एक तरीके से। तो टोटल अमाउंट मैं पूरा मान लेता हूँ, ब्याज की दर आधी कर देता हूँ। तो मैंने कहा 4 और 2 6, लगभग जो मेरा ब्याज लगेगा वो 6% के आसपास लगेगा। तो आप यहाँ पे मेरे पास जो अमाउंट था 2 साल का, 980 इंटू में 2 अगर मैं कर दूं तो ये मेरे पास कितना आएगा, 1960 रुपीज बनेगा। आप देखें यहाँ पे कौन सी वैल्यू इन दोनों में से ऐसी है, दो ऑप्शन बचे थे जिसमें 6% ऐड करने के बाद ये वाली वैल्यू बने। आप इसका 6% निकालेंगे, लगभग 17.5 का 6% निकालूंगा मैं, 6 नहीं मान रहा है, 5 मान रहा हूँ क्योंकि बहुत छोटी
चेंज आएगा, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे इसका 2% होता है 35, 35 दिया 105। अगर मैं इसमें 105 रुपए को जोड़ दूं, क्या ये 1960 तक पहुंच रहा है? नहीं पहुंच रहा। अब मैं इसका 6% निकालूं, अगर 18.5, 18.5 का दूनी 37, 2% 37 होगा, 37 को 3 से करूंगा 111 रुपए। अगर मैं इसे 111 रुपए इसमें जोड़ दूं 1850 में, तो ये बनेगा मेरे पास 196। क्या ये 1960 के आसपास है? ठीक है ना। तो जब ऑप्शंस में बहुत ज्यादा गैप हो तो आप ये वाली अप्रोच यूज कर सकते हैं। अगर आप इस तरह की बड़ी कैलकुलेशन में फंस रहे हैं, जो मैंने आपको अभी कैलकुलेशन करके दिखाई थी कि ये नहीं हो रहा, ठीक है, फंस गए वहां पे जाके, कहीं कुछ सोल्व ही नहीं कर पा रहे, तो उस केस में आप ये चीज भी कंसिडर कर सकते हैं। ठीक। बाकी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल ही है, बस यू जस्ट नीड टू लुक दिस वे फाइल सॉल्विंग दिस काइंड ऑफ। ये अप्रोक्सीमेशन में आंसर दे रखा है, एग्जैक्ट वैल्यू कट नहीं रही है, तो जा सकते हैं। आई होप दिस सेशन इज क्लियर टू यू। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूँ आपसे, मैं एक और क्वेश्चन आपके लिए साथ के साथ फ्रेम करके देता हूँ। मान लो मेरे पास मुझे किस्त भरनी है 1240 रुपए की, मुझे 2 किस्त भरनी है, ठीक। और मेरे पास जो ब्याज की दर प्रतिशत है वो 4% की जगह, चलो अभी मैं ले लेता हूँ 6% की, ठीक है। 1240 रुपए की मैंने 2 किस्त भरी, कितने की? 6% के हिसाब से, ठीक है। टाइम पीरियड मेरे पास 2 साल का है, तो मुझे बताना है प्रिंसिपल कितना होगा। अब ये मैंने रैंडम वैल्यू ली है तो कटेगा है नहीं, लेकिन अगर मुझे एक्चुअली में बताना है कि प्रिंसिपल कितना रहा होगा जिसकी 2 किस्त मेरी इतने इतने रुपए की बनेगी, तो मैं कैसे निकालूंगा? आप कहेंगे सर देखो, मैंने 1240 इंटू में 2 टोटल कितने रुपए जमा कराए? 2480 रुपए मैंने जमा कराए, ठीक। 2480 रुपए किसे रिप्रेजेंट करेंगे? आप कहेंगे सर इसमें क्या होगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों चीजें इंक्लूडेड होंगी। अब मैंने 1240 2 बार जमा कराए, तो इस पे मेरे पास जो अमाउंट, जो प्रिंसिपल रहा होगा, ठीक है, पहले तो 1 साल के बाद पहली किस्त मैंने जमा कराई, दूसरी किस्त फिर मैंने उसके 1 साल बाद जमा कराई, तो प्रिंसिपल पे पहले तो पूरा 6% का ब्याज मिलेगा मुझे, वो मुझे देना है। उसके बाद जब आधा पैसा जमा करा दिया, तो उस पर 1 साल पे का पैसा देना है, तो 6, उस 6 का आधा करूंगा 3%, तो लगभग 3% ये। तो टोटल जो ब्याज के तौर पे मुझे पैसा भरना पड़ रहा है वो लगभग 9% के आसपास भरना पड़ रहा है। तो आप कहेंगे सर टोटल मैंने जो पे करा है वो 2480 रुपये पे करा है, ये 9% का एक्स्ट्रा ब्याज का पैसा मिला के होगा, लगभग 109% इसे रिप्रेजेंट करेगा। और मुझे 100, अगर मुझे बताना है कि प्रिंसिपल कितना था, तो 100% के बराबर होगा, वो होगा 2480 डिवाइडेड बाय 109। इससे मुझे क्या मिलेगा? एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिल जाएगी, अगर ऑप्शन चारों दूरी पे होंगे। क्लियर है या नहीं है? 2 के केस में ही यूज करना, 3 के केस में, 4 के केस में ये बहुत ज्यादा वेरी कर सकती हैं वैल्यूज। 2 के केस में अगर अप्रोक्सीमेटली आंसर पूछा तो आप इस तरीके से यू कैन गो। डन है। आई होप दिस सेशन here to all of you have learned many things, and subscribe to RB channel if you haven't subscribed yet, and join RB courses if you can afford to get all the courses in one place, and एक स्ट्रक्चर्ड वे में, एक डेडिकेटेड तरीके से सारी चीज़ें आपको एक जगह मिल जाएं, लेटेस्ट पैटर्न पे भी सारे क्वेश्चंस मिल जाएं, काफ़ी अफोर्डेबल प्राइसेस रखे हुए हैं। आप CGL10 कोड यूज कर सकते हैं टू गेट 10% ऑफ इन दीज प्राइसेस एज वेल। दिस ऑफर इज वैलिड फॉर वेरी लिमिटेड टाइम, मे बी इन फ्यूचर आप ट्राई करेंगे तो शायद ये वैलिड ना हो कोड। एंड यू कैन एनरोल इन जनरल साइंस एंड इंग्लिश कोर्सेज। टेलीग्राम चैनल ग्रुप चैनल जरूर ज्वाइन करें, जहाँ पे आपको सारे एग्जाम्स की पीडीएफ्स मिल जाती हैं प्रीवियस ईयर पेपर की। आपसे यही बता लेता हूँ, जल्दी मिलेंगे नई क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।